आपने पहला जहाज़ जॉइन किया, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल मूड में हो और आप एक्साइटेड हो, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट वो इट टर्न टू अ नाइटमेयर। बोलते हैं कि एक पढ़ना, सुनना और एक एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली करना, एक्सपीरियंस करना वो टोटल ही डिफरेंट है, पायरेट्स चढ़ने के बाद। पायरेट्स चढ़ने के बाद। क्योंकि एक चढ़ गया वो उसको तो कुछ हुआ नहीं तो क्या हुआ जब उन्होंने नीचे जाके देखा तो वो बटन ऑन नहीं था। ओके, और जो उन्होंने जैसे बोट आया तो मतलब फर्स्ट टाइम आई सॉ लाइक दीज़ पीपल आल्सो इज़ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब डरावना सा शरीर, वो एक छोटी-सी निक्कर पहनी हुई है और AK-47 उसमें हाथ में पकड़ी हुई है और बोट मतलब इतनी हाई स्पीड में बोट और आ रहा आप है। लोग उन लोगों को रोक मैं रहे पोर्ट हैं। क्वार्टर में था, पोर्ट क्वार्टर में पोर्ट डेक में मैं देख रहा हूँ बोट आ रहा है देख रहा हूँ, लेकिन उसने उधर से फायरिंग नहीं चालू किया। वो बिल्कुल से मतलब कमज़ोर टाइप के, और एक बंदा बोट ड्राइव कर रहा, देयर वाज़ टोटली 4 पर्सन ओके, इंक्लूडिंग द इंक्लूडिंग द ड्राइवर। जब आपका जहाज़ हाईजैक पे था, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज़ लास्ट डे ऑफ माय लाइफ? दैट फर्स्ट डे अच्छा, व्हेन इट जब हैपेंड। जब शिप हाईजैक हुआ और जब फर्स्ट पायलट्स, हम तो सोच रहे थे हमने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो जो अकोमोडेशन के सेंटर में लैडर रहता है, तो हमने उस पे भी रेज़र वायर लगाई हुई थी, लेकिन वो रेज़र वायर के बीच में ही निकल के जैसे हम देख रहे थे कि वो कहाँ गए तो सडनली मतलब बुलेट की आवाज़ आई। तो उस टाइम कुछ नहीं था, 2:25 पे उन्होंने रैंडमली जो दूसरा इंडियन था राजू प्रसाद राजभर उसको उठाया, जो आपका बैचमेट था, जो आपका बैचमेट दोस्त था, दोस्त, उसको उठाया और उसको साइड में ले गए और मतलब उसको शूट किया। उसको मार दिया। जी, क्योंकि उससे पहले आई थिंक सो 10 से 15 बार ओनर को फ़ोन किया, ओनर डिडन्ट रिस्पॉन्ड दैट। ये मैं चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वो पहला जहाज़ था। जी, पहले 45 दिन में ही आपने वो चीज़ एनकाउंटर की जो लोगों ने पूरे करियर में नहीं की। जी, तो जब आप उस टाइम पे थे, ये पूरे 1288 दिन जी। आपने पायरेट्स के साथ निकाले, तो वो एक ट्रांसलेटर लेके आया। तो ट्रांसलेटर प्ले अ बिग रोल। दैट्स अ बिग रीज़न, दैट्स व्हाट वी गेट स्टक देयर फॉर 4 ईयर। वेलकम टू सेलर टॉक, द पॉडकास्ट दैट नेविगेट्स टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मर्चेंट नेवी। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के एक शिप के बारे में जो पायरेट के साथ फंसा रहा तकरीबन पौने 4 साल। आज मेरे साथ है एक यंग लड़का जो 2010 में एक जहाज़ जॉइन किया, पहला जहाज़, और पहले जहाज़ पे ही उनका सामना हुआ सोमालियन पायरेट्स के साथ। और उस समय उन्होंने अपने पूरे क्रू के साथ तकरीबन 1288, जी हाँ, 1288 दिन पायरेट्स के साथ बिताए और उसके बाद उन्होंने वापस अपना करियर स्टार्ट किया एट सी, एक बहुत ही अच्छी कंपनी जॉइन की और आज वो फिर सेलिंग कर रहे हैं। हम जानेंगे ये उनकी ये पूरी स्टोरी कैसे हुआ, क्यों हुआ, और प्लीज़ वॉच ताकि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। अमन शर्मा, अ मैन, वेलकम टू द सेलर टॉक। फर्स्ट थैंक यू। ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई एम गुड। कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे शुरू किया सी की जर्नी हिमाचल प्रदेश से लेके कलकत्ता तक, कलकत्ता से जहाज़ तक? सो थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरा नाम अमन कुमार और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से छोटे से एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। और 12th क्लास में पढ़ते-पढ़ते मर्चेंट नेवी के बारे में सुना था, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो जैसे ही पता चला कि मर्चेंट नेवी में जॉब ओपनिंग है, तो एजेंट के थ्रू गए। उस टाइम पता नहीं था कि प्रॉपर चैनल क्या है, क्या टेस्ट देना है, कैसे जाना है। तो 12th क्लास पास आउट होते ही फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था, उसका कोई रिलेटिव था, उसने ही एडमिशन करवाया कलकत्ता में। फिर मार्च 2009 मार्च में पास आउट था 12th क्लास पीसीएम से। फिर मैं जून में एडमिशन लिया ट्राइडेंट कॉलेज ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी कलकत्ता से। फिर उधर मैंने जीपी रेटिंग का कोर्स किया, कोर्स पास आउट हुआ दिसंबर में। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते फिर प्लेसमेंट के चक्कर हियर एंड देयर। तो प्लेसमेंट जो मेरा हुआ वो दिलीप कुमार पटना ऑफिस था, हेड ऑफिस उनका दुबई में था। तो उन्हें मैंने 1,80,000 रुपीज़ दे के प्लेसमेंट लिया, लेकिन उस टाइम भी इतना पता नहीं था कि ये ऑल शिपिंग लाइन है क्या और कैसे रन हो।
ट्रेनिंग करने के बाद भी। ट्रेनिंग करने के बाद भी। तो तो यही आपने उस था। टाइम पे तकरीबन 2 लाख रुपया दिया प्लेसमेंट के लिए। जी, और जो कोर्स का था तो वो 1,80,000 रुपीज़ कोर्स का दिया। ठीक है। तो एक आध रिज़्यूम किसी ऑफ़िस में दिया था, लेकिन यही मार्केट में सुनने को मिलता है कि बिना एजेंट के रेटिंग की प्लेसमेंट नहीं होती। फ्रेशर की प्लेसमेंट नहीं होती। फ्रेशर की प्लेसमेंट नहीं वो होती। आज भी ऐसे ही है। और आज भी ऐसे ही है। आज काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आओ ऑफ़िस में जाओ, रिज़्यूम दो, लेकिन मुंबई में रिज़्यूम देके जैसे आप ऑफ़िस से बाहर निकलते हो, आज भी आपका रिज़्यूम डस्टबिन में डाला जाता है। वो आँखों देखी बात है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपने अच्छे मन से और आप स्ट्रगल करोगे, तो ये मेरा विश्वास है और मेरा फ़ेथ है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और आपको चाहे छोटा शिप मिल रहा है, बड़ा शिप मिल रहा है, फर्स्ट फर्स्ट जॉइनिंग जो है आपकी, यू शुड नॉट डिनाई, यू शुड जॉइन द वेसल, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। अभी हम बात करेंगे 2010 में, जी, आपने पहला जहाज़ जॉइन किया। उस वो एक ऐसी मोमेंट रहती है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल मूड में हो और आप एक्साइटेड हो, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट वो इट टर्न टू अ नाइटमेयर। आप उस टाइम पे आपको ऐसे हो गया कि अभी मतलब ज़िंदगी खत्म हो जाएगी जब पायरेट्स आपके जहाज़ के बारे पे आए। जी। तो आप उसके बारे में कुछ बताएँगे? सो 2010 में मेरा प्लेसमेंट हुआ अक्टूबर मंथ में। सो 26 ऑफ अक्टूबर की मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। तो मैंने दुबई में जबलाली पोर्ट से मैंने शिप जॉइन किया। शिप का नाम था एमवीएल विडो। तो मैंने शिप जॉइन किया उसी टाइम, मतलब जैसे शिप जॉइन किया उस टाइम तो कुछ पता नहीं होता शिप के बारे में। जो थियोरेटिकल होता है वो उतना प्रैक्टिकल, मतलब शिप चीज़ें पे नहीं तो होती हैं। चीज़ें नहीं होती। जैसे शिप पे गए, जो भी अपना टास्क मिला, डेली जॉब ऑर्डर मिला, तो हमने उस हिसाब से काम शुरू किया। शुरू किया। तो सेम टाइम, मतलब 5 दिन के बाद एक्चुअली चार्टर चेंज हो गया। पहले एमआईएससी का चार्टर था और उसके बाद ईरानियन आईआरएसएल का चार्टर आ गया, ईरानियन शिपिंग इस्लामिक ईरानियन शिपिंग कंपनी का। वो होने के बाद जब चार्टर चेंज हो गया तो हमारा रूट मिला हमें केनिया, मोम्बासा और दार एस सलाम, ओके, तंजानिया। ओके। तो सारे बोल रहे थे पायरेसी एरिया, लेकिन जब हम नए गए थे उस टाइम एज भी 18 साल की थी, इतना पता नहीं कि पायरेसी, हाँ, पायरेसी के बारे में पढ़ाया गया था, लेकिन बोलते हैं कि एक पढ़ना, सुनना और एक एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली करना। एक्सपीरियंस करना, वो टोटल ही डिफरेंट था। हुँ। तो किसने साइन ऑफ करना है, लेकिन ये भी चिंता थी कि डेढ़ 2 लाख रुपया दे के गए हुए हैं, यदि घर भी चले गए तो क्या करेंगे? प्रेशर दोनों साइड से है। दोनों साइड से मतलब था। पैसा दिया हुआ है, घर वापस भी नहीं जा सकते, जॉब भी करनी है और आगे पायरेट्स का खतरा भी है। जी, जी। तो उतना उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो एक इलेक्ट्रीशियन था, उसने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो भी सेकंड मेट ने अपना रूट बनाया था, पैसे प्लान किया था। पैसेज प्लान किया था, उस पैसेज प्लान पे मतलब हर अल्टरनेट डे और डे का 2 बार 3 बार अटैक हो रहे थे, अपना ओके, इंडियन ओशन में। वो उसने डिनाई कर दिया, कास्ट ऑफ होने लगा तो उसने डिनाई कर दिया कि आई विल नॉट सेल, आई वांट टू साइन ऑफ। ओके। उसने व्हिच नेशनैलिटी ही इज़? ही वाज़ इजिप्शियन। इजिप्शियन, ओके। तो उसके बाद उसका साइन ऑफ करवाया और हम वहाँ से निकले 18 नवंबर 2010 को। चल रहे थे, सबकी पायरेसी वॉच लगी हुई थी, जैसे फॉरवर्ड स्टेशन, जब ब्रिज विंग्स में और पूप अकोमोडेशन, पूप हाफ डेक में स्टेशन। जैसे लगने के बाद तो जो 26 नवंबर 2010, तो हमने मतलब जो भी अराइवल अपना पायरेसी की प्रिपरेशन होती है वो सारी की हुई थी, वार्ड वायर लगी हुई थी और उन्होंने टेफ्लॉन के ऊपर 440 का करंट वायर लगाया हुआ था। अच्छा, तो मतलब जो भी उसकी प्रिकॉशन। प्रिकॉशन सारे लिए हुए थे। लेकिन आज वो चीज़ याद आती है कि वो दुबई वाले जो ईरानियन ओनर था, उसका नाम उम्मीद खुसरो जर्दी था, उसका एक ही शिप था। वो आज उस चीज़ को देखता हूँ और आज जिस कंपनी में मैं सेल कर रहा हूँ, तो सेफ्टी तो कंप्रोमाइज़ हमारी कंपनी में आज होती ही नहीं। अभी जिस कंपनी में भी आप सेल जिस कर कंपनी में मैं सेल कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो। अभी मैं मर्स लाइन में सेल कर रहा हूँ हुँ, और सोचा जाए तो डे बाय डे जैसे ड्रिल होती है, इसका क्या प्रिकॉशन लेना, तो मैंने आज सोचता हूँ कि जो मैंने 2010 में किया था, उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था कि ड्रिल भी कुछ चीज़ होती है शिप। अच्छा। तो आज सारे बोलते तुम मर्स में सेल करते हो, मैंने कहा हाँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को सजेशन भी दिया कि दूसरी कंपनी स्विच कर लो, लेकिन मैंने उनको एक ही सजेशन दिया, सेफ्टी और सिक्योरिटी जिस कंपनी में दोनों है मैं वहाँ जॉब करूँगा, सैलरी डज़न्ट मैटर, हुँ, लाइफ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। ठीक है, और वही मेरी फैमिली को भी आज वही चाहिए सही कि है। पैसा कम कमा लो, लेकिन अच्छे हो,
आपकी भी केयर हो रही हेल्दी है, हो। हेल्दी हो और फैमिली भी सुखी है, खुशी है, बस ऊपर वाले का इतना शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। और वैसे शिप की जर्नी आगे चलती गई। जैसे शिप 26 ऑफ अक्टूबर 2010 में मॉर्निंग फायर अलार्म बजा, सॉरी जर्नल अलार्म बजा। तो मैं सो रहा था उस टाइम, 7:13 हो रहे थे सुबह में। सुबह में। तो जो मेरा दूसरा फ्रेंड था, उसका नाम राजू प्रसाद राजभर था। मैंने और उसने इकट्ठे ट्रेनिंग किया कलकत्ता में। उसके बाद हम दोनों ने इकट्ठे प्लेसमेंट हुए उसी शिप पे। लेकिन उसकी जॉइनिंग सऊदी अरबिया से हो गई। मेरा नाम शायद ब्लैक लिस्टेड कुछ करके था, तो उन्होंने बोला कि आपका जॉइनिंग जबल अली से होगा। तो वो ड्यूटी पे था 4 टू 8 वॉच में और मैं डे वर्कर था। तो मैं जैसे हुआ कि पायरेसी अटैक आफ्टर जनरल अलार्म, अनाउंसमेंट, पी चीफ अनाउंसमेंट। मेड गिव ए पी अनाउंसमेंट कि पायरेसी अटैक, ऑल क्रू स्टैंड बाय इन द मस्टर स्टेशन। तो जैसे उठे, सोए हुए थे एकदम से, पता ना चले, फिर सारे इधर-उधर भाग रहे हैं। मास्टर स्टेशन भी कइयों को पता कितने कि दिन हुए थे आपको जहाँ जॉइन किए उस टाइम? 45 डेज़, दिस हैपेंड विदिन अ 45 डेज़ 40 ऑफ योर जॉइनिंग। तो वैसे ही मैं पूप डेक पे गया हूँ, तो देखा तो जिस साइड से मतलब अपना पोर्ट क्वार्टर से सनराइज़ हो रहा था और सनराइज़ की ही डायरेक्शन से अपना पायरेसी स्किफ आ रही थी, ओके, पायरेसी बोट आ रही है। पायरेसी बोट। तो जैसे उस पे मतलब थोड़ा-सा हमारा नज़र पड़ा, तो जो भी फायर हाइड्रेंट थे वो तो ओपन कर दिए। तो जो भी सिक्योरिटी डोर थे रात को लॉक किए नहीं थे। वो अभी चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे अब अच्छी कंपनी में सेल करें कि क्या करना होता है, रात को पूरे लॉक वाटर टाइट डोर लॉक चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उस टाइम तो ठीक है, खुले थे तो खुले थे, इतना पता भी नहीं, ना तो कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला। तो उस टाइम फिर मतलब वो देखा बोट आ रहा है, तब इन्होंने बंद किए सारे। जब बंद कर दिए, फायर से एक चढ़ गया, तो ऊपर जाके इन्होंने इंजन रूम में देखा कि 440 का वो भी स्विच ऑन नहीं था। ओके, पायरेट्स चढ़ने के बाद। पायरेट्स चढ़ने के बाद, क्योंकि एक चढ़ गया, वो उसको तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या हुआ, जब उन्होंने नीचे जाके देखा तो वो बटन ऑन नहीं था। ओके, और जो उन्होंने जैसे बोट आया, तो मतलब फर्स्ट टाइम आई सॉ लाइक दीस पीपल आल्सो इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज़ वो मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब क्या, एकदम पतले। पतले भी नहीं बोल सकते, मतलब वैसा ह्यूमन नेचर तो मैं बोल ही नहीं सकता उस चीज़ को। अच्छा, मतलब डरावना सा शरीर, वो एक छोटी-सी निक्कर पहनी हुई है और AK-47 उसमें हाथ में पकड़ी हुई है, और बोट मतलब इतनी हाई स्पीड में बोट और आ रहा आप है। लोग उन लोगों को रोक मैं रहे पोर्ट हैं। क्वार्टर में था। पोर्ट क्वार्टर में पूप डेक में मैं देख रहा हूँ बोट आ रहा है, बोट आ रहा है, देख रहा हूँ, लेकिन उसने उधर से फायरिंग नहीं चालू किया। वो बिल्कुल से मतलब कमज़ोर टाइप के, और एक बंदा बोट ड्राइव कर रहा, देयर वाज़ टोटली 4 पर्सन ओके, इंक्लूडिंग द। इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ओके, One was with the machine gun, and two with the AK-47, and driver was carrying the rocket launcher, but he was driving the boat, the rocket launcher was beside him. ओके, तो इतना तो हमने उस टाइम नहीं देखा, लेकिन वो बाद में देखी चीज़ें। जब ये बोट आने लगा, तो हमने दरवाजे बंद कर दिए थे। ये जैसे बोट शिप साइड में गया, तो हम सारे अकोमोडेशन के अंदर भाग गए। ठीक तो है, ये शिप कैप्टन जिग-जैग करने लगा, जो भी ऊपर हेल्म्समैन था उसके ठीक साथ। है। तो हम ब्रिज पे चले गए। सारे ब्रिज पे चले गए कि सारे इकट्ठे हो जाएँगे। जैसे ब्रिज पे पहुँचे, तो देख रहे हैं ब्रिज विंग से कि बोट, तो उन्होंने बोट क्या, जो रेज़र वायर लगी थी, उसके नीचे से लैडर डाला है, तो वो लैडर उठा के वो चढ़ गया एक बंदा ऊपर। हमारी 11 टू 12 नॉट स्पीड थी उस टाइम, ओके, और फ्री बोर्ड भी काफ़ी कम था। 170 मीटर शिप था वो। ओके, तो कंटेनर शिप है। 1200 कंटेनर हम कैरी कर रहे थे उस टाइम। ओके, और हमारा मतलब जबल अली से डिपार्चर हुए थे, और हम जा रहे थे मोम्बासा, केनिया। और जैसे इन्होंने मतलब शिप बोर्ड किया, तो जब इसने बोर्ड कर दिया, तो दूसरे वाले ने क्या किया, बोट की रोप दी और उसने शिप के साथ रोप बाँध दी, और इसने इसका एक्सेलेरेटर छोड़ के रॉकेट लॉन्चर पकड़ के शिप साइड में ब्रिज की तरफ कर दिया, ओके, जो बोट ड्राइवर था। तो एक बंदा जो था उनका, वो 2 पायलट्स हेड लीडर थे, और एक उनका जो असिस्टेंट था, और तीसरा वो बोट ड्राइवर था। तो बाद में वो पता चला, जैसे चीफ मिनट बता रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वेसल जा रहा था इस कंडीशन में, एक फिशिंग बोट था उधर। फिशिंग बोट को वो एज़ ए मदर वेसल यूज़ कर रहे थे। ओके। और ये छोटे-छोटे स्किफ। और छोटे-छोटे स्कीफ उन्होंने उनके पीछे, जो उसके पीछे ऊपर करके छुपा के रखे होते हैं। जैसे देखा कि उस साइड शिप आ रहा है, जिस साइड से सनराइज़ या सनसेट हो रहा होता है, तो मतलब आपकी बाइनोकुलर से आप देख सकते हो, या आपका रडार या एक डिश में आएगा, नहीं तो वैसे तो शो होता नहीं वो। तो उस हिसाब से वो मतलब अटैक करते हैं, मोस्टली चांसेस। और 90% अटैक हुए हैं सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे। उस जहाज पे कितने लोग थे? टोटल 23 क्रू मेंबर थे उस टाइम।
जब कौन-कौन सी नेशनलिटी के थे? 4 नेशनलिटी के थे, इंडियन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और ईरानियन, 5 नेशनलिटी। ओके 5 नेश और इंडियंस कितने थे? इंडियन हम 2 थे, अच्छा, मैं और जो मेरा एक दूसरा दोस्त अच्छा था, जो आपका बैचमेट। बैचमेट था। तो ये मैं चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वो पहला जहाज़ था। जी, पहले 45 दिन में ही आपने वो चीज़ एनकाउंटर की जो लोगों ने पूरे करियर में नहीं की। जी। कैसे देखते हैं आज आप उसको? आज उसको मैं एज़ एक्सपीरियंस के तौर पे भी देखता हूँ और मतलब जो कोई मेरे से राय भी लेता है इस चीज़ के बारे में क्या था, आज भी कई लोग हैं, आपको पता है कि हर किसी की मेंटालिटी सेम नहीं होती। हुँ, कोई उसको मज़ाक के तौर पे भी लेता है, लेकिन हम भी ऐसे ही लेते थे कि क्या है पायरेट्स, कुछ नहीं, आ जाएगा, क्या होगा? लेकिन जो एक सोचना और जो रियलिटी बीतना, आज शिप पे 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आप खुद सोच सकते हो कि अंडर टॉर्चर बंदा 4 साल कैसे निकाल सकता है। सबसे लंबी हाईजैकिंग। सबसे लंबी हाईजैकिंग। उस टाइम पे जो इंडियन अथॉरिटीज़ है, इनका क्या रोल था? इंडियन अथॉरिटी ने मतलब फैमिली का काफ़ी सपोर्ट किया ओके, और मेरे पिताजी आर्मी एक्स सर्विसमैन हैं, तो पिताजी की जहाँ तक जा सके, उन्होंने वहाँ तक दरवाज़ा खटखटाया, इवन डीजी शिपिंग तक। ओके, और दिल्ली में अपना फॉरेन मिनिस्ट्री तक भी गए और अपने उस टाइम पे दीपक शेट्टी थे, अपने डायरेक्टरेट जनरल थे जो शिपिंग के, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया और सबसे बड़ा इसमें मेन रोल फैमिली का तो रहा और जो मतलब उस उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, जो मिस्टर चिराग बारी हैं, उन्होंने जो आइसवान। एस1 के जो अभी रीजनल डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मतलब मैं तो उनके लिए मतलब वर्ड्स मेरे पास बहुत कम है जो मैं बोल सकूँ। जिन्होंने मत रियली हेल्प की उस टाइम पे। रियली हेल्प, मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब सब कुछ उन्होंने ही किया। जब आपका जहाज़ हाईजैक पे था, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज़ लास्ट डे ऑफ माय लाइफ? दैट फर्स्ट डे, अच्छा, व्हेन इट जब हैपेंड? जब शिप हाईजैक हुआ और जब फर्स्ट पायलट्स, हम तो सोच रहे थे हमने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो जो अकोमोडेशन के सेंटर में लैडर रहता है, तो हमने उस पे भी रेज़र वायर लगाई हुई थी, लेकिन वो रेज़र वायर के बीच में ही निकल के जैसे हम देख रहे थे कि वो कहाँ गए, तो सडनली मतलब बुलेट की आवाज़ आई और अच्छा, वो मतलब बिल्कुल मेरे फ्रंट, मतलब जो विंड ब्रेकर होता है अपना ठीक है। गला, उस मिरर को मतलब उसने शूट किया, तो वो शूट सीधा अपना हमारा लगा, क्या बोलते हैं उसको, जो वॉइस रिकॉर्डर होता है। ठीक है। और फिर उधर से सारे भागे, फिर उधर से सारे भागे तो चीफ मिनट बोलता है कि सारे चलो इंजन रूम में, सारे इंजन अच्छा, रूम में जैसे चले ही गए। वो लोग ऑन बोर्ड आए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। एक ही बंदा आया सबसे पहले, ठीक है, तो एक बोट में रहा जो रॉकेट लॉन्चर के साथ था, बाकी जो 3 थे वो शिप पे आ गए, एक ही लैडर चढ़ा, बाकी 2 अभी ऑन बोर्ड थे, लेकिन दिख नहीं रहे थे वो कहाँ पे हैं। ओके। तो हम तो यही ढूँढ रहे थे कि वो चढ़े कि नहीं चढ़े, वो कहाँ गए, कहाँ नहीं। तो जैसे एक बुलेट की आवाज़ आई तो देखा तो वो तो आगे खड़ा है हमारे, मतलब बिल्कुल ही अकोमोडेशन के आगे। ठीक है। तो इस टाइम पे जो आपने उस इतना टाइम पे फिर हम सीधे इंजन रूम में चले गए और कैप्टन अपने ऑफ़िस में चला गया। देखो, आज की डेट में क्या होता है कि कैप्टन जिस कंपनी में सेल कर रहा हूँ कि ठीक है, कैप्टन विल कम इन द लास्ट एंड ही विल क्लोज़ द व्हाटएवर एलिवेटर शट एंड ही विल कम टू द सिटाडेल। उस टाइम वो कैप्टन, उसने भी इतना सेल कर दिया कि उस कैप्टन को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो कहाँ जाना है उसको। पायलट्स ऑन बोर्ड है, लेकिन वो अपने केबिन में अपने ऑफ़िस में छुप गया थर्ड ऑफिसर को लेके। अच्छा वो सिटाडेल में नहीं गए, नहीं गया, कि सेफ हेवन एरिया में नहीं गए। नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रिल होती ही नहीं थी और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत कर दी सारी कि उन्हें सिटाडेल का आई डोंट थिंक सो कि पता होगा। हियर इज़ अ पॉइंट दैट if anybody is joining on these vessels with the owners, with the companies जहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन मत करो। स्पेशली ईरान, nowadays it is a hot cake that people are joining there and they are getting stuck over there. So उस टाइम पे आपको बुलेट आपके कान के पास से गया, जैसे आप बता रहे हैं कि बुलेट ब्रिज में जी। लगा, तो सब लोग सिटाडेल में गए, कैप्टन और थर्ड कैप्टन ऑफिसर दे आर इन देयर ऑफिस। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट? उसके बाद क्या था? उसके बाद उन्होंने वो कैप्टन वो कंपनी को मेल वगैरह करने लगे, योर शिप हैज़ बीन हाइजैक्ड ओके, सो एंड सो। हमें तो उस टाइम नहीं पता चला, तो हम तो ये वेट कर रहे कि कैप्टन आएगा या थर्ड ऑफिसर आएगा। तो फिर जब पायलट्स ऑन बोर्ड हो गए तो उन्होंने वो पीए अनाउंसमेंट पे वो खुद चालू हो गए।
ऑल क्रू कम अप, ऑल क्रू कम अप। तो थोड़ी देर के बाद फिर जब उन्होंने गए जैसे वन स्टेप डाउन, तो जो कैप्टन का जो केबिन था पहले उन्होंने वहाँ पे खटखटाया, नहीं खोला, उन्होंने शूट किया, दरवाज़ा तोड़ा, लॉक तोड़ के तो उसमें कोई नहीं था। फिर थर्ड ऑफिसर का कमरा था, पोर्ट साइड में, स्टारबोर्ड में कैप्टन का था, तो वो तोड़ा, उसमें भी नहीं था। जो सेंटर में था कमरा वो ऑफिस में था, तो फिर दोनों को वहाँ पाया, तो वहाँ पे उनको टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर क्या किया मतलब वो फर्स्ट अटैक कैप्टन पे ही था। अच्छा, उन लोगों ने तो मारा उनको। कैप्टन को उन्होंने मारा, थर्ड ऑफिसर को भी मारा, तो थर्ड ऑफिसर का मार बट AK-47 का बट मार के ये तो मतलब बाजू स्वेलिंग कर दी थी उन्होंने। अच्छा, जी। तो उनको मार के वो ब्रिज पे ले गए। देन कैप्टन स्टार्ट ऑन द पी अनाउंसमेंट, ऑल क्रू प्लीज कम टू ब्रिज, वी आर अंडर पायरेट्स नाउ एंड otherwise they will shoot me within 1 minute. ओह! मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट वार्निंग दैट Straight क्या? warning, yeah. So we chief officer also was Pakistani and captain also was from Pakistan. And they say chief mate say just wait here, uh, will not go. ओके, And then after that, after 2 to 3 minutes, they start to make the पब्लिक P अनाउंसमेंट। announcement, and they say will shoot. Then while captain was giving the public address, और उसी टाइम वो शूट करने लग पड़े मतलब बुलेट की, तो हमें आवाज़ आने लगी वो, तो फिर चीफ ऑफिसर और चीफ इंजीनियर ने डिसाइड किया। डिसाइड किया कि चलो अभी चलते हैं। जब उस टाइम ऊपर गए ब्रिज पे तो मतलब हर किसी को वो हिट करने लगे। जब उन्होंने ब्रिज विंग पे स्टारबोर्ड साइड में हमें बिठाया, बोले स्टैंड ऑन योर नीज एंड रेज योर हैंड इन द एयर। उस टाइम मतलब लगा कि नहीं, अभी ज़िंदगी खत्म है। तो उस टाइम पे तो मतलब यही सोच रहे थे कि मत बिल्कुल ही नहीं था कि अभी क्या होगा? तो मतलब आपस में बात कर रहे हैं, यार मार तो नहीं देंगे ये, यार मार तो नहीं देंगे ये। तो मतलब उस टाइम बोलते ना कि परमात्मा नज़र आ जाता है उस टाइम। AK-47 तो हमने रियल में देखी नहीं कभी। जब लाइट मशीन गन के आगे खड़ा हो तो उसने सारी बुलेट डाली हुई थी, और जो मतलब नीज़ के ऊपर खड़ा कर देता। तो ये फिर इतना लंबे टाइम तक जो नेगोशिएशन चली है, ड्यूरिंग एंटायर टाइम आपके साथ ऐसे ही टॉर्चर हुआ है या देयर इज़ अ गुड बिहेवियर आल्सो फ्रॉम द पायरेट साइड? वो टाइम टू टाइम उस टाइम तो जैसे जी शिप हाईजैक हो गया तो उन्होंने बोला कि हमारा जो मदर वेसल है, हमारे जो रेस्ट उनके जो पायलट्स थे वो उस पे थे। तो उन्होंने बोल दिया कि आप कुछ मूवमेंट नहीं करोगे, करोगे तो हम आपको शूट कर देंगे। ठीक है। तो उस टाइम फिर उनका वो भी चल पड़ा, आर यू मुस्लिम? आर यू हिंदू? आर यू मुस्लिम? तो वो हाँ, मुस्लिम थे। तो कौन मुस्लिम है, कौन मुस्लिम नहीं। तो इवन मतलब मैंने तो पहले बोल दिया कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि वो उनको थोड़ा-सा अलग ट्रीट कर रहे थे। अच्छा, तो जो जो दूसरे थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी थे साथ वो मुस्लिम थे, शे बांग्लादेशी थे वो भी मुस्लिम थे, और जो श्रीलंकन थे शेजन, वो उनमें से एक मुस्लिम था। तो बाकी वो 5 वो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट थे, और हम 2 जो थे वो हिंदू थे। तो जो मुस्लिम को पूछा था, मुस्लिम को बोलता हाँ, तो वो बोलता कि ठीक है कलमा सुना, वो कलमा तो हमें तो, मैं रियलिटी बताऊँ तो मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि कलमा भी कुछ चीज़ होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर उसने जो सुनाया मैंने उसको पढ़-पढ़ के, आप नहीं मानोगे, बोलते ना जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मैंने 5 मिनट में वो कलमा भी याद कर लिया कि हाँ, कि ठीक है मैं भी मुस्लिम हूँ। तो जान उसको बचाने मैंने के। कलमा भी सुनाया, हुँ, हुँ। तो वैसे ही वो सुना-सुना के मैंने 15-20 दिन उसके साथ काट दिए सोमालिया पहुँचने तक। अच्छा, तो आपका जहाज़ हाईजैक होने के बाद वो लोग जहाज़ को सोमालिया लेके जैसे गए। हाईजैक हो गया, बोलते मदर वेसल वहाँ पे, उनके मदर वेसल पे गए, तो उधर से जो उनका था 7 क्रू मेंबर और आए, तो वो टोटल 11 थे। ओके, और जो भी उनका एम्यूनेशन था 4-5 बॉक्सेस ऑफ बुलेट्स, और 6-7 रॉकेट लॉन्चर, और जो भी AK-47 थी वो सारे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए 2-3 फॉरवर्ड स्टेशन में, 2-3 अफ्ट स्टेशन में, 2-3 मंकी आइलैंड पे, 2 ब्रिज विंग पे, और जो पायरेट साइड कमांडर थे वो रडार चेयर पे दोनों पे 2 बंदे। ओके। तो मतलब उन्होंने शिप पे पूरा कंट्रोल कर लिया। शिप पे पूरा कंट्रोल कर लिया उन्होंने, कैप्टन को सीधा बोल दिया कि उनके पास छोटा जीपीएस था मोबाइल की तरह, कि कैप्टन दिस इज़ आवर पोजीशन एंड डू नॉट प्ले विद अस, इफ योर शिप गो हियर एंड देयर वी विल शूट यू। और उनका हर जो सेंटेंस है वो यहीं पे एंड होता था, वी विल शूट यू। हाँ, तो वो इतने एग्रेसिव थे भी कि मतलब मान नहीं सकता कोई भी कि वो रियलिटी थी कि वो शूट कर देंगे। अच्छा, क्योंकि उनका रहन-सहन देख के कुछ उनको उनको सिम्पैथी थी नहीं। जैसे वो AK-47 की मारने लगे, चाहे आपके फेस पे बट आ रहा है, वो सोचेगा नहीं एक बार भी कहाँ बज रही है इसको। वो सीधा मार देगा, बेतरस होके। ठीक है।
तो फर्स्ट डे तो मतलब ऐसे निकला, रात को फिर ब्रिज बिंग पे ही सोए, तो वो तो मतलब बहुत ही गंदा टाइम बोल सकते हो। बट फिर मैं सोचता था यार नौकरी करने आए थे कि ये हो क्या गया कि ये शिपिंग मर्चेंट नेवी है क्या? बट आस्ते-आस्ते फिर वो आए 5 जैसे शिप 2nd ऑफ दिसंबर को उन्होंने शिप सोमालिया में पहुँच गया। उसके बीच में नेवी बोट भी आया साथ में, लेकिन नेवी वालों के पास भी आई थिंक सो डिस्ट्रेस मैसेज पहुँच जाता है कि लाइक एमवी अल्बेडो हैज़ बीन हाइजैक्ड सो एंड सो हुँ, डेट हुँ, एंड हुँ। दिस तो वो आया पास में बट उन्होंने कुछ नहीं किया बट इनको तो मतलब हफ़रा-तफ़री मच गई, हवा में गोलियाँ चलाना चालू, हमें इकट्ठे कर लिया कि नेवी कुछ करेगी तो हम आपको शूट कर देंगे और कैप्टन आप नेवी को 16 चैनल पे बोलो कि हमारा रास्ता क्लियर कर दें, नहीं तो हम गोली मार देंगे। जो पायलट हेड कमांडर थे वो थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश बोलते थे। ठीक है। तो आप वहाँ से हाईजैकिंग पॉइंट से सोमालिया कितने दिन में पहुँचे? एग्ज़ैक्ट तो मुझे मालूम नहीं लेकिन आई थिंक 1200 सो माइल था हाँ जी, 12-14। 1200 माइल जहाँ पे हमारा शिप हाईजैक हुआ वो मालदीव से 200 नॉटिकल माइल था ओके, और जहाँ पे शिप हाईजैक हुआ वहाँ से सोमालिया का जो उन्होंने हमें हरिडेरे कोऑर्डिनेट्स का दिए। दिया था हमें एंकर ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पे 1200 नॉटिकल माइल था। ओके, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद दे मस्ट बी सेलिब्रेटेड कि फर्स्ट उन्होंने जहाज़ बहुत हाईजैक कर लिया। बहुत ज़्यादा जो पहले थे तो वो यही बोलते उनको खाना नहीं था, जो शिप पे उन्होंने सुनाया कि हमें 10 दिन से खाना नहीं है, 5 दिन से पानी नहीं है, तो बोलते ऐसे मरने वाले आते एक-एक बंदे ने 2-2 लीटर पानी पिया पहले, हाईजैक जब हाईजैक करने पायरेट्स जब समुद्री जब लुटेरे जब उन्होंने जहाज़ मतलब पे आए। शिप अंडर कंट्रोल कर लिया, कि ठीक अब है, हाईजैक हो गया, पहले हमें पानी दो, कुछ दो, उसके बाद बाकी क्योंकि हमारा वो मदर वेसल है, हम उधर जाएँगे। वो होने के बाद जो म उनका जो मदर वेसल था, उसपे भी कुछ नहीं था, सुनने में आया था बाद में कि उन्होंने वहाँ पे भी शूट कर दिया था। पर जब शिप लेके गए आस्ते से वो जब सोमालिया में उन्होंने एंकर डाल दिया, दैट टाइम वाज़ बिग सेलिब्रेशन कि ऑन हाँ, बोर्ड हम कि लोगों ने जहाज़। लेके आ गए, ये है, वो है, जो 11 बंदों ने शिप पकड़ा था, वो 2-3 बंदे रहे। उनका क्या होता है ना सर, वो बॉसेस होते हैं उनके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बॉस है, उसने अपनी 8-10 बंदे भेजे हुए मिलिट्री मिलिट्री का जिनको गन दे दिया 10 बंदे जहाज़ पकड़ने के लिए। जो दूसरा बॉस है, उसने उनको डीज़ल दिया हुआ है और एम्यूनेशन, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। इन्वेस्टमेंट। तो वो 5 बॉस थे उनके, उनका 5 बॉस का 1 बॉस था जो इन्वेस्टर लाया था। ओके, तो जब शिप ले आया जो सबसे बड़ा बॉस था वो जहाज़ पे आ गया। ठीक है। एक ट्रांसलेटर को लेके, बॉस इंग्लिश नहीं जानता, अच्छा, सिर्फ़ इतनी जानता नो, येस बस। ठीक है। तो वो एक ट्रांसलेटर लेके आया। तो ट्रांसलेटर प्ले अ बिग रोल। That's a big reason. That's what we get stuck there for 4 years. Translator, what he's listening and what message he's transferring, डिलीवरिंग। that's something else. अच्छा, वो गेम प्ले करता था। गेम प्ले करता था क्यों? क्योंकि जब तक वो उनका ट्रांसलेटर है, उसको खाना, पानी, गाड़ी, अय्याशी सब मिल रहा है फ्री। ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रांसलेटर था, मोहम्मद अब्दी उसका नाम था, दैट गाय वाज़ अ रियली गुड गाय। जो भी मतलब जेन्युइन और वो दोनों तरफ से मतलब मॉडरेट होके चलता था कि कुछ ऐसा रिप्लाई आया तो क्रू को भी हर्ट ना होने दूँ क्योंकि पायरेट्स जो कमांडर और जो हेड कमांडर थे, वो सारे एग्रेसिव लोग थे। इसके बीच में जो कंपनी का ओनर था, जो मालिक था जहाज़ का, उसका क्या था आप लोगों को लेके? डज़ ही हेल्पिंग यू और रैनसम मनी और क्या डील चल रही थी? जब स्टार्टिंग में हाईजैक हुआ तो हमें लगता था कि ये छुड़ाएगा, लेकिन आज की डेट में ऑनेस्टली पूछेंगे तो उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी शिप छुड़ाने की। नहीं, मैं आज का तो हम बात नहीं कर रहे, नाउ वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ एरा कि जब ये हुआ, तो आपको क्या लग रहा था कि आपका। हमें तो लास्ट मोमेंट तक यही लगता गया कि ऑनर आज छुड़ाएगा, आज छुड़ाएगा क्योंकि मिलियंस डॉलर ना तो हमने देखे, ना तो फैमिलीज़ के किसी के पास थे। यदि ठीक है, होते तो हम शिप पे ना जाते। ठीक है, सही है। तो जब जैसे टाइम बाय टाइम जाता गया, जैसे 2 मंथ चले गए, 3 मंथ, फर्स्ट डे तो उनकी बहुत सेलिब्रेशन थी, जैसे गॉट वगैरह आई, उन्होंने शिप पे स्लॉटर की, तो 40-50 बंदे शिप पे थे, तो पूछने लगे, "आर यू इंडिया, यू बांग्लादेश, श्रीलंका?" "नो प्रॉब्लम, स्टे हियर, गुड फूड, मनी कम, यू गो।" तो जब हमारा शिप वहाँ पे गया पहुँचा, तो 8-9 शिप और वहाँ पे थे, जो हाईजैक थे। हाईजैक थे। तो जैसे 1 मंथ 1 मंथ ऑलमोस्ट हुआ तो शिप का मत जैसे उन्होंने अपना स्मोक सिग्नल मैंने देखा तो वो स्मोक सिग्नल मतलब सी में जा रहा, मैंने कहा ये क्या चीज़? तो वो बोलता है अभी इस शिप का आज रात को पैसा आएगा। मैंने अच्छा, कहा पैसा आएगा? तो वो भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस बोल सकते हो या नई चीज़ थी कि कैसे पैसा आएगा?
वो तो आएगा थोड़ी देर में, देखो। उन्होंने सुबह 9-10 बजे आया तो एक प्लेन, मतलब एक चक्कर चॉपर। लिया, नॉर्मल प्लेन। ओके। प्लेन एक चक्कर लिया, जब दूसरा लिया तो क्रू उसका देखा कि हैच कवर के ऊपर खड़ा हुआ, हमने बाइनोकुलर से देखा। तो जब तीसरा राउंड लिया, सारा काउंटडाउन हो गया, तो जो स्मोक सिग्नल वहाँ पे था और साइड में बोर्ड था, तो उसने अपना पैसे छोड़ दिए। पैराशूट से छोड़े और वही उसी के सराउंडिंग वो पैराशूट पड़ा और उन्होंने उठा के अपने बोट में डाल के शिप पे लेके गए, टेबल पे। और वो पूरे जो भी मिलियन डॉलर्स गिने, और वो क्रू को रिलीज़ कर दिया। क्रू को रिलीज़ वो दिन को नहीं करते, जैसे आगे तो वो रात को सुबह पता चलता था कि वो शिप नहीं है वहाँ पे। अच्छा, जी, मतलब शिप को रिलीज़ कर दिया, क्रू शिप को। को रिलीज़ कर दिया। ऐसे ही करते-करते उन्होंने बीच में ऐसा ट्रिक भी किया, पैसे आ गए, रात को आधा क्रू छोड़ दिया, आधा क्रू बोट में डाला और उनको बाहर ले गए। अच्छा, हाँ जी, वो भी मतलब एक मेरे नॉन में ही है, उनके साथ वैसा हुआ था। तो जब आप उस टाइम पे थे, ये पूरे 1288 दिन जी। आपने पायरेट्स के साथ निकाले। पूरा टाइम आप जहाज़ पे ही थे या फिर नहीं, 6 मंथ शिप पे रहे, तो ये 6 मंथ की बहुत एक लंबी जर्नी थी। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट ट्रांसलेटर था उसने 3 से 4 महीना ट्रांसलेटर किया, जो भी मैसेज ओनर देता था तो इनको डिलीवर करते थे। तो बाद में इन्होंने बोला कि ये ट्रांसलेटर झूठ बोलता है, हम नया ट्रांसलेटर लाएँगे। जब नया ट्रांसलेटर लाए ये लोग, तो वो ट्रांसलेटर सुनता क्या था और मैसेज डिलीवर क्या करता था। तो ऐसे करते-करते इनकी ना मिसअंडरस्टैंडिंग आस्ते-आस्ते बढ़ती गई। उस टाइम हम कुछ नहीं जानते थे कि वो क्या बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इन्होंने बोला कि तुम पैसे नहीं बढ़ाओगे। जी 6 मंथ हो गए, उस टाइम पे इन्होंने हम पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया था। चीफ इंजीनियर को मारना और कितना तेल है, पानी है, राशन है, वो सारे मतलब पूछते थे। तो चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर को टॉर्चर करते थे, जैसे अपना डेक पे सोमाली में गर्मी भी 40-45 प्लस थी, तो वो हैच कवर इतना गर्म है, हैच कवर के ऊपर लेटा दिया, उसको पनिशमेंट किया, तो मतलब वो चीफ इंजीनियर को? चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर को, तो वो ब्रूज़ हो गए उसको। वो बर्न्स बर्न सा हो गया, तो उधर उनको टॉर्चर करना कि कितना तेल है शिप पे, कितना पानी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको उधर ट्राइब्स चलती हैं। जैसे अपनी ट्राइब्स का वो फिशिंग ट्रॉलर मंगवाएँगे, उसको डीज़ल दे देंगे, वो शिप हंट करने जा रहा है, जब शिप हंट करके ले आएगा, तो फिर इनको भी कमीशन मिलेगा, जो इधर बॉसेस थे। कि इन्होंने हेल्प की है जी, इनकी। तो ऐसा करके, बट जो था हमने तो उनको स्ट्रेट बताया था इंजीनियर्स ने, तो आस्ते-आस्ते फिर राशनिंग चलने लगी, पानी की भी, जनरेटर दिन में बंद होने लगे। तो ओनर के साथ डिस्कशन करते-करते उसने बोला $1 मिलियन। तो 3 महीने के बाद इन्होंने क्या किया कि कैप्टन, चीफ इंजीनियर और चीफ ऑफिसर 3 बंदों को बाहर ले गए जंगल में, अच्छा, जहाज़ से? जहाज से। फिर उधर इनको अलग-अलग सेपरेट कर दिया, तो मतलब फायरिंग किया, तो चीफ इंजीनियर को बोले कि कैप्टन को मार दिया, अब तू बता कि जहाज पे कितने पैसे और कितना तेल पानी है और अच्छा, कितना पैसा इकट्ठा है। अच्छा, और जो कैप्टन को बोले कि हमने अभी चीफ इंजीनियर को मार दिया, मतलब आपस में ही ये इनके साथ खेल रहे थे। खेल रहे थे। तो इनको 10 दिन जंगल में रखा, तो जो शिप पे लोग थे बोलते कोई बात नहीं, कैप्टन बाहर है, बात चल रही है, जैसे वो आएँगे शिप रिलीज़ हो जाएगा। मतलब हर दिन में, जब 5 दिन में 10 दिन के बाद शिप रिलीज़ होएगा, हम उसी उम्मीद से चल रहे थे। अभी तक घर पे बात नहीं हुई। अच्छा, अब जिस दिन से शिप हाईजैक हुआ, अभी तक घर पे बात नहीं हुई। कितने कितने बाद टाइम बाद घर पे बात हुई थी जहाज़ हाईजैक हुई? नवंबर में शिप हाईजैक हुआ था, तो मैंने आई थिंक सो 15 की 16 अप्रैल को फर्स्ट टाइम घर पे बात की थी। अच्छा, लगभग 4-5 5 5 महीने 1 महीने महीने के के बाद। बाद। तो मैंने इनको यही बोला था कि मेरा शिप जेबुलाली से निकलने वाला है और मैं जैसे केनिया पहुँच जाऊँगा तो सिम कार्ड लेके बात करूँगा। उस टाइम इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं शिप पे। ठीक है। फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम जब नया ट्रांसलेटर चेंज हुआ, तो उसने अपना मतलब क्रू की तरफ सिम्पैथी दिखाने के लिए कि मैं आपका नया ट्रांसलेटर हूँ और मैं आपको घर पे बात करने देता हूँ। आप बोलो कि ओनर पे प्रेशर डाले और पैसे इकट्ठा करे। हुँ, तो हमने बात किया, लेकिन उस टाइम मतलब हमारा सब कुछ बंद था। यदि आपने वॉशरूम भी जाना है तो उससे पूछ के जाना पड़ेगा। यदि 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो नॉक करना चालू कर नहीं देगा। आपका ओनर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था इनकी रैंसम मनी को? हाँ जी, अच्छा, वो बोल रहा था कि मैं पैसा दूँगा। पैसा दूँगा, लेकिन उसको इनकी डिमांड थी $20 मिलियन अच्छा, द डे फर्स्ट, ओके, और ओनर स्टार्टिंग से ही $300,000 से चालू किया। अच्छा, और ओके, जब लास्ट में अप्रैल मंथ में इन्होंने ट्रांसलेटर चेंज किया, दैट टाइम ओनर वाज़ पेइंग $1 मिलियन ओके, और इनका सेम था कि $20 मिलियन। ठीक है, तो इनका कहीं मैचअप नहीं हो रहा था। बहुत दूर तक था, वो नहीं हो रहा था। इसी बीच में कोई अथॉरिटीज़ कोई पाकिस्तान से, श्रीलंका से या इंडिया से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया आपके साथ? या नहीं आपकी उस वेयर अबाउट की कहाँ पे हो? नहीं, अभी या तक आपके घर पे कुछ किसी बताया ने गया? नहीं किया। अच्छा, अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसे फिर अप्रैल मंथ में घर पे बात किया हमने, तो मम्मी ने कॉल उठाया, तो मैंने मम्मी को बताया कि पायरेसी के बारे में ऐसे-ऐसे, तो फैमिली को इतना पता नहीं था कि पायरेट्स क्या होते हैं, हुँ, क्या हुँ, नहीं।
तो फिर मैंने उनको मतलब अपनी उस लैंग्वेज में समझाया, मैंने कहा ऐसे समुद्री लुटेरे होते हैं हुँ, और उन्होंने जहाज़ को कैद कर लिया है और तुम भी तो बहुत परेशान हो गए। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं पापा से बात करता हूँ, तो पापा शायद कॉलेज में थे उस टाइम। हुँ, फिर मैंने पिताजी को बताया कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है और तो पिताजी ने बोला ठीक है, तो मैंने कहा जो जिसके थ्रू गया था उससे बात करो ठीक है। और ओनर से बात करे या ओनर को प्रेशराइज़ करे कि इंक्रीज़ द रैंसम। अच्छा, तो मेन मुद्दा ही एक्चुअली वही था कि अपनी-अपनी फैमिली को कॉल करो और उनको बोलो और कि उनको ओनर को बोलो कि बोले कि ओनर से पैसा बात कर बढ़ाओ। पैसा बढ़ाएँ। वो हो गया अप्रैल मंथ में। फिर ओनर के साथ बातचीत होने लगी, ओनर उस टाइम पे कर रहा था 1.25 लास्ट था उसका, ओके, जून तक। जब जून में 1.25 उनका क्लोज़ हो गया कि मैं इतने ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा रु मेरे पास नहीं है, तो इनकी इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही मतलब आपस में मच-मच हो गई, ओके, ओनर की और पायरेट्स की। तो वो बोलता मेरे भी द लिंक है, मैं ये करवा दूँगा, वो बोलता है ठीक है। तो उस उन्होंने उनको डेडलाइन दी 24th ऑफ जून की, कि तूने हमें मतलब $20 मिलियन नहीं दिया तो हम आपके 4 क्रू मेंबर मार देंगे। अच्छा, ऑनर बोलता वो हमारे सुनने की बात है कि यदि तुमने सारे ब्रिज पे रहते थे, 4 बंदे 4 क्रू मेंबर पीछे 4 टेबल पे सोएँगे, 2 रडार के नीचे, 2-3 जो पीछे अपना रेडियो सेटअप एरिया होता है जीएमडी वहाँ स्टेशन। जीएसएस स्टेशन में वहाँ पे सोएँगे, तो ओवरऑल ऑल द क्रू वाज़ इन ब्रिज। तो वो ओनर के साथ बात कर रहा है अपना सैटेलाइट फ़ोन से। तो वो बोलता है कि मेरे पास इतना ही है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, मेरी सोर्स भी है, तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करवा दूँगा। और उसी के गरमा-गरमी में इन्होंने 24 जून तक वेट किया और 25 जून 2011 दोपहर के 2:13 हो रहे थे और इन्होंने सबको कॉल किया कि ऑल क्रू कम टू ब्रिज। अच्छा, मस्टर्स कर लिया सबको ब्रिज हाँ में। जी, बट मोस्टली होते हैं ब्रिज पे, कहीं नहीं जाएँगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो वो एक बंदा आया कि सारे ब्रिज पे रहो, तो हम ब्रिज पे चले गए। मतलब उधर ही थे। तो उस टाइम कुछ नहीं था, 2:25 पे उन्होंने रैंडमली जो दूसरा इंडियन था राजू प्रसाद राजभर उसको उठाया, जो आपका बैचमेट था, जो आपका बैचमेट दोस्त था। दोस्त था मेरा। उसको उठाया और उसको साइड में ले गए और मतलब उसको शूट कर दिया। उसको मार दिया। जी, क्योंकि उससे पहले आई थिंक सो 10 से 15 बार ओनर को फ़ोन किया, ओनर डिड नॉट रिस्पॉन्ड दैट टाइम। अच्छा, और वो शायद उस ओनर ने सीधा बोल दिया था कि मेरे पास इतना ही है, मैं नहीं दे सकता, जो करना है करो। और इन्होंने उस लड़के को उठाया और साइड में लेके उसको शूट कर दिया। तो उस टाइम हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या पता ये सच है, तो फिर दूसरा लड़का आया कि उसको हमने मार दिया है, क्या करना है ये वो। फिर कैप्टन जो पाकिस्तान था उसने बोला बाद में कि वो कैप्टन को लेके गए और दिखाया होगा, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया होगा, ओनर को भेजा था शायद। और उस टाइम कैप्टन बोला कि पानी में फेंक देते फिर। लेकिन चीफ इंजीनियर और चीफ ऑफिसर जो थे, चीफ इंजीनियर श्रीलंकन था, उन्होंने बोला कि उधर क्यों, फ्रीज़र है, फ्रीज़र में डाल देते, डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में। तो वो जब उसको शूट करके आए आधे 1 घंटे के बाद बोलते कि नेक्स्ट इज़ योर नंबर, उनकी भाषा में। तो उनकी अच्छा, भाषा उस टाइम मतलब थोड़े-थोड़े समझते थे। आपको बोला कि जी, नेक्स्ट इज़ योर नंबर। योर नंबर। मतलब जैसे वो उनके एक्सेंट में बोलूँ तो बोलते अल हिंदिया, हुआ ना? ओके, उस टाइम थोड़ा बहुत समझ गए, तो उस टाइम मतलब एक तो शॉक ही रहेगा कि सच में मार दिया होगा। या इनका क्या था कि मुझे मतलब गॉट वगैरह लाते रहते थे, हुँ, हुँ, तो स्लॉटर शिप पे ही करते थे। तो मैंने हुँ, सोचा ब्लड वगैरह होगा तो ऐसे फेंक दिया होगा, वीडियो बना दी हुँ, होगी। हुँ। लेकिन जब शाम को 7 बजे मतलब 4 क्रू मेंबर नीचे गए हैं और उसकी डेड बॉडी उठा के बोलते हैं कि फ्रीज़र में डाल के आए, तो उस टाइम मतलब मैं टोटल ही मतलब जैसे नम बर्स्ट हो हो गए। गया। तो जो नेक्स्ट 1 वीक था, तो उस टाइम मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। वो आ रहे थे, वो बोल के भी जा रहे थे, लेकिन आज भी मैं उस चीज़ को यदि सोचता हूँ ना, तो मैं अभी तक मेरे को वो चीज़ यकीन नहीं होती कि नहीं वाक़ई वो था वो चीज़। अच्छा, उसकी फैमिली के लड़के को कब पता चला कि उनके लड़के के साथ ऐसा हो गया है? जब मतलब उस किस्से होने के बाद 1 साल के बाद फिर इन्होंने मतलब एक दिन बहुत टॉर्चर किया और उसके बाद वीडियो बना के घर पे भेजा कि ऑनर डिसअपीयर हो गया था उस टाइम, अच्छा, कि इंडियन गवर्नमेंट को बोलो कि पैसा चाहिए, एक को मार दिया और दूसरे को मार देंगे। वो जब वो न्यूज़ मतलब चली थी
और आई थिंक सो चिराग बारी सर आ गए थे, और उसके साथ-साथ में ही मतलब इंडियन गवर्नमेंट पे बात चल रही थी, तो उस टाइम उसकी फैमिली को पता चला था इस अपना आज 1 तक साल बाद। टीवी रिपोर्ट्स के बाद। हाँ जी, वो आपका दोस्त था, मेरा वो आपके साथ बहुत ट्रेनिंग क्लोज़ की दोस्त थी? था, साथ में ट्रेनिंग किए थे। वो साथ में मेरे घर आया था, अच्छा, ये हिमाचल में। हिमाचल में। ये लोग तो बहुत अभी तो ख़ैर पायरेसी कम हो गई है, कम क्या लगभग ख़त्म ही है इस एरिया में, लेकिन ये बहुत लेकिन बुरा एक्सपीरियंस है। खत्म तो हो गए, लेकिन आज भी लोगों को यदि उस एरिया से जाते हैं, तो मैं तो ये सजेशन दूँगा कि बी अवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स। प्रिकॉशन लेके चलो हर चीज़ का। खत्म तो आपको पता ही है कि अभी हम सोचते थे खत्म हो गया, वो क्या हो गया अभी विदिन 5-10 दिन में, जैसे हौदी वगैरह में फिर सोमालियन उधर हुँ, से हुँ, पॉप हुँ। अप हो गए, एक हुँ। वेसल बांग्लादेशी कार्गो शिप हाईजैक कर लिया था हुँ, उन्होंने। हुँ, हुँ। तो इस चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ चलना चाहिए। और फर्स्ट थिंग हूएवर जॉइनिंग द शिप, 1 महीना लेट जॉइन कर लो, लेकिन प्रॉपर कंपनी और प्रॉपर चैनल से जॉइन करो, और प्रॉपर मतलब नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ़। लाइफ। करियर बनाने के चक्कर में सब कुछ ही खत्म हो जाता है। और आजकल नई यंग जनरेशन वही कर रही है, शॉर्टकट। शॉर्टकट्स। तो आपका ये सब होने के बाद, ये पहले 1 साल में ये सब हो गया, तो बाकी के टाइम पे आपको सब लोग जहाज़ पे थे, 3 लोग वापस गए, आ गए? जैसे फिर ऑनर डिसअपीयर ही हो गया, जैसे इसको शूट कर दिया, उस टाइम अथॉरिटी सामने आई। कैप्टन कैप्टन की आई थिंक सो डॉटर डीपी वर्ल्ड में काम करती थी दुबई में। ओके। दुबई में काम करते थे, और उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि हम ऑनर के साथ बात नहीं करेंगे, वो इधर-उधर की बातें करता है, और आप अपना फंड रेज़ करिए। तो उधर से एक एनजीओ का बंदा सामने आया। उसने आई थिंक सो श्रीलंका और बांग्लादेश में कॉन्टैक्ट किया, बट उसने इंडिया में कॉन्टैक्ट नहीं किया। ओके। आई थिंक सो उसका नाम था शिनॉय। उसने इंडिया में कॉन्टैक्ट नहीं किया, और जब मैं पहले जो शिप पे थे, तो मेरे को चीफ ऑफिसर और कैप्टन बोलते उसने कॉन्टैक्ट किया, बट जब मैं वापस आया और मैंने हाई अथॉरिटी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमें किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। चलो जो भी था, उस टाइम वो डील कर रहा था, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं ओनर के साथ बात कर लेता हूँ। तो उसने आस्ते-आस्ते करते-करते फंड रेज़ किए $1.6 मिलियन अलोन विद द एनजीओ। विद द एनजीओस एंड ऑल दिस चैरिटेबल, क्योंकि उसके सोर्स यूके तक थे। अच्छा, जो कैप्टन की आई थिंक सो सेकंड डॉटर थी, वो यूके में एज़ ए एनजीओ में काम करती थी, अच्छा। और उसकी सिस्टर इन लॉ भी, व्हाटएवर। फिर उन्होंने इकट्ठे किए, और इन्होंने ये पब्लिश भी कर दिया कि हमने होस्टेस को छुड़वाने के लिए $1.6 मिलियन इकट्ठे कर लिए हैं। इकट्ठे कर लिए। जब $1.6 मिलियन उन्होंने शो कर दिए, तो वो बोले हमारी डिमांड अभी भी इतनी है। लेकिन 20 जो मिलियन। ट्रांसलेटर था, वो बोल रहा कंपनी के पास बहुत पैसा है, और कंपनी आज $10 मिलियन दे रही है, ये दे रही है, वो झूठ बोले जा रहा उनको, अच्छा, पायरेट्स पायरेट्स के को। साथ। जब राजू को उन्होंने मार दिया, तो उनका सेकंड टारगेट मैं था। अच्छा। तो मेरे को चीफ ऑफिसर बोलता कि तू इधर मत रहा कर इनके सामने, कि जो भी आ रहा है वो कभी थप्पड़ मार रहा है, कभी कुछ कर रहा। तो फिर मेरे को इन्होंने क्या कर दिया, मेरे को इन्होंने गैली में डिपार्टमेंट में डाल दिया, क्या ली मतलब किचन में? कि किचन में चले जाओ, रात को 3-4 बजे जाएगा खाना बना के, तो फिर दिन में थोड़ा सो लेगा, शाम को फिर खाना वगैरह बनाएगा, तो तेरा उधर टाइम पास हो जाएगा, तेरा मन भी लगा रहेगा। मैं उधर चला गया, तो वो मेरे को, जो उनका कुक था, वो अपनी लैंग्वेज में मेरे को बोले, मेरे को समझ में ना आए। तो वहाँ पे मैंने आस्ते-आस्ते उनकी सोमाली की लैंग्वेज सीखना चालू कर दी। अच्छा। एक पेपर पे 3 बजे जाना खाना बनाने। हुँ, अब राइस कुकर तो आस्ते-आस्ते चल ही रहा है। हुँ। तो उस टाइम मतलब वो बोलेगा जी हाँ, कम का मतलब क्या होता है, गो का क्या होता है, तो मैं एक मतलब एक मैंने अपनी नोटबुक बना ली, और उसपे मैं लिखता गया। तो ठीक है। टूटी-फूटी उसके साथ बातचीत करने लगा, वो बहुत अच्छा लड़का था। हुँ, हुँ। बेशक पायरेट्स था, लेकिन बहुत अच्छा था। उसने काफ़ी हेल्प की। अच्छा। जी। तो मैंने आस्ते-आस्ते उनकी लैंग्वेज सीखना चालू कर दी, और विदिन से 5 टू 6 मंथ में मैं उनकी लैंग्वेज सीख भी गया। फिर उनको जो बाद में जो नया ट्रांसलेटर आया, वो ऐसे बात करता था। जब मैं उनकी लैंग्वेज सीख गया, तो वो उनको कुछ और एक्सप्लेन कर रहा, तो मैंने 1-2 बार तो उनको टोक भी दिया, कि मैंने कहा नहीं ये बात नहीं हुई, मैं तेरी लैंग्वेज जानता हूँ, उसने ये बात बोली इंग्लिश में, और ये बोली है तेरा ट्रांसलेटर झूठ। और जब लास्ट में जो डील फाइनल होने लगी, जो ऑनर दे रहा था $1.25 मिलियन, और पाकिस्तान ने इकट्ठा किया था $1.65 मिलियन, तो इन्होंने टोटल डील डन करवाई। चीफ चीफ ऑफिसर, मैं बैठा था, और जो 1-2 हमारा क्रू मेंबर, कि ट्रांसलेटर को बुलाओ पहले उसको। वो बोल रहा था कि वो अभी भी बोल रहा है कि $15 मिलियन रेडी है, रुक जाओ मैं 20 करवा दूंगा। अच्छा। तो जब ट्रांसलेटर को बुलाया, उधर स्पीकर पे फ़ोन रखा,
और ऑनर के साथ बात करवाया। ऑनर से बात करते तो उस टाइम पाकिस्तान के उस एनजीओ के साथ बात करते थे। तो उन्होंने किया कि ऑनर इतना दे रहा है और हम इतना दे रहे हैं, तो फिर हमने सोमालिया लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेटर करके बताया। तो उन्होंने उस ट्रांसलेटर को भी फिर बांध-बूँध के उसको टॉर्चर करना चालू कर दिया क्योंकि पायरेट्स वो ने, प्ले कर रहा था क्योंकि वो। वो रोल प्ले अपना कर रहा था। हुँ। फिर कैसे ना कैसे बात करके उस टाइम 2 साल हो गए थे, तो डील फाइनल हो गई कि $2.85 मिलियन में डील डन, शिप छुड़ाएँगे। अच्छा। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आया कि अब ना तो हम घर पे बात कर रहे, कैप्टन कर रहा अपने पाकिस्तान हुँ, अथॉरिटी से या वाइफ से, सही है। और बांग्लादेश भी कोई बात नहीं कर रहा, श्रीलंका का भी कोई बात नहीं कर रहा, ना तो ईरानी। जब ये बात होने लगी तो कैप्टन बोलता कि ठीक है, इतना पैसा रेडी है। जो पाकिस्तान का एनजीओ का बंदा था, उसने बात किया ओनर के साथ कि पैसा डिलीवर करना। वो बोलता कि मेरा शिप है, मेरा क्रू है, तुम पैसे मुझे दो, मैं शिप को छुड़ा के लेके आऊँगा। अच्छा, तुम लोग पैसे इकट्ठे करके मुझे दो और हाँ, मैं दूँगा, ऑनर बोलता है। ओनर नहीं, ओनर बोलता है। तो फिर उसने शिप पे फ़ोन किया कैप्टन को, कैप्टन बोलता है नहीं, उसको पैसे नहीं देने, आप उसके साथ बात करो और दोनों मिलके छुड़वा लो। तो वो बंदा वो बोलता नहीं। तो जो पाकिस्तान का था उसने बोला कि तुम हमें दे दो $1.25 मिलियन, हम आपकी शिप को जहाँ बोलोगे वहाँ डिलीवर वहाँ करवा दूँ। डिलीवर करवा देंगे। वो बोलता नहीं, मेरा शिप है, मुझे दो। फिर इनके आपस में बातचीत होते-होते इनको बोला कि ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व करते हैं दुबई में और उसको दोनों फंड देते हैं, शिप लेते हैं। ऑनर डिसअपीयर हो गया। अच्छा, और उसी दौरान ये इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के 3 बंदे, बांग्लादेश का 1 और श्रीलंका के 2 और 1 मैं इंडियन, हर नेशनैलिटी के 1-1 2-2 ईरानी, हमें 7-8 जन को फिर जंगल में ले गए। अच्छा। जंगल में वही मारपीट करते थे, खाना। जंगल में भी यही टॉर्चर ही होता था। अच्छा, अब जंगल में क्या है, शिप पे क्या था कि जैसे इन्होंने कंटेनर तोड़े थे, उनका सामान ले गए ये निकाल के, तो अ, हमें टारगेट की तरह दिया जाता था कि आज हमें 50 बोरी चाहिए, तब आपको कल आलू प्याज लाके देंगे 1 किलो या 2 किलो। अच्छा, तो मतलब शिप जो जहाज का कार्गो उसको भी टेम्पर किया। सारा कार्गो टेम्पर किया उन्होंने। हर कंटेनर एक-एक करके कंटेनर तोड़ा कि इसमें गन्ने हैं, इसमें, क्योंकि उनके साथ आई थिंक तो 2009 में उन्होंने एक यूक्रेनियन और रशियन शिप हाईजैक किया था, तो उसमें सारे उनको एम्यूनिशन निकले थे कंटेनर में। अच्छा, बैगा 5 था शायद, आई थिंक सो शिप का नाम। ओके। तो उसके बाद अभी जैसे हमारे शिप पे भी इसी इसी तरह ये करना चालू कर दिया, तो उसमें कोई कुकिंग ऑयल निकला, कोई सैनिटरी आइटम निकला और काफ़ी कंटेनर थे बासमती राइस। राइस, जो पाकिस्तान कराची से लोड हुए थे, और मेरा फर्स्ट पोर्ट ही कराची था। अच्छा, जब ये होने के बाद बातचीत चलने लगी, तो इसी के दौरान हमारे पास कभी खाना नहीं था, कभी डीज़ल की कमी, तो इन्होंने काफ़ी सारा मतलब पनिशमेंट देने के लिए कभी हमें स्विमिंग पूल में डाल दिया, 36 आवर खाना नहीं दिया, अच्छा, और ब्रिज विंग से तो मतलब सर के ऊपर पी कर दी, अच्छा, इतना तक। यदि रात को बोलेगा कि अंधेरा हो रहा है, बोलते जनरेटर चलाओ, सेकंड इंजीनियर को बुला के हाथ खड़े करके बुलेट मारा उसके हाथ के आर-पार, अच्छा, गोली निकाल दी सेकंड इंजीनियर के हाथ में। फिर दिमाग वैसा है ना, फिर बोलते कि नहीं, अब वो क्या बोलते हैं, बैटरी लाओ, बैटरी के साथ लाइटें सारी जला दो शिप की। अच्छा, लेकिन उनको जैसे समझाएँ, लेकिन उस टाइम हमें भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमारा वीक पॉइंट भी ये था कि जैसे वो बोलते थे, हम भी बोलते नो हैव। तो ऐसी चीज़ है कि उनको कुछ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे ना, तो वो आपको पक्का ऑफेंड 100% हो है कि वो जाएँगे। टॉर्चर करेंगे। वो मतलब टोटली उस चीज़ से चिढ़ जाते थे। ठीक है। जब उनकी लैंग्वेज सीख गए, तो उनका एक छोटा-सा वीक पॉइंट क्या, ठीक है, हमें पता है तेल नहीं है हुँ, और हमें भी पता है कि जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता। हुँ, ठीक है, ट्राई करते हैं, चलो साथ में लेके जाओ, आप कोशिश करो, नहीं होगा, देखी जाएगी नीचे चल के। फिर उनको आस्ते से प्यार से ट्रांसलेटर उनकी भाषा में बोल के, क्या सेकंड ईयर बोलेगा, क्या उसको ट्रांसलेटर करूँगा, तो वो मतलब पोलाइटली साहब से, तब वो आधे घंटे के बाद मानेगा कि ठीक है, नहीं हुआ जनरेटर स्टार्ट। ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा था और बैक होम यहाँ पे कोशिशें हो रही थी घर छुड़ाने पे के तो लिए। कोशिशें बहुत सारी हो रही थी, तो जो कभी-कभी जो हमारा ट्रांसलेटर था, तो उसपे मतलब गूगल पे देखते रहते थे, तो कभी-कभी मतलब ऐसा है कि गूगल पे जो मेरे जैसे पोस्ट डालते थे घर वाले, तो वो होते थे कि मतलब फैमिली ने सीएम के साथ रिक्वेस्ट की हुई है या मीटिंग हुई है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पर थोड़ा-सा। तो पिताजी को जिस दिन पता चला था, तो उस दिन नहीं, उसी दिन से मतलब नहीं बैठे। पहले अपना जो भी एमएलए था, वहाँ पे एमएलए के बाद जब उन्होंने लेटर लिखा था अपना शिमला में सीएम को, तो सीएम, फिर जो भी एमपी थे, फिर दिल्ली में भी मुद्दा उठाया, मतलब जहाँ-जहाँ जिसने बताया, वहाँ-वहाँ पे गई। और इसी के दौरान कई अपने मर्चेंट नेवी के अपना सीनियर ऑफिसर्स
कोई गुरदासपुर का, उसके साथ पिताजी मिले, वो 50 लाख रुपए लेके कि मैं किसी के साथ बात करूँगा, बात करके आया हूँ, फिर मिलूँगा, फिर 20-30 हज़ार दिया, फिर वो बंदा ही गायब हो गया। ऐसे अच्छा, भी बंदे मिले। अच्छा, इवन गाँव में ऐसे बंदे आज भी थे जो प्रेस रिपोर्टर थे, न्यूज़ लगाने के लिए फ्रंट पेज पे भी 30-30 हज़ार रुपया ले लिया, अच्छा। लेकिन मजबूरी थी, दिए घरवालों ने, कहाँ से भी दिए, उनका तो लड़का था, वो तो देते ही थे। देते। उनका तो ये था तो कि वो चीज़ बच्चा हमारा वापस आ जाए। जी, वो बैकहैंड से चीज़ें चल रही हुँ, थी। हुँ। लेकिन जब फैमिली से मेरी एक बार बात हुई थी, जब हमें जंगल में ले गए थे, तो एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मतलब टॉर्चर कर रहे थे, तो मतलब गन उठाए, इनको भी मार दें, 4 जन सोए हुए हैं, 2 जाग रहे हैं, जंगल में हैं हम, कि इनको भी मार दें और खुद को भी मार दें और खत्म करें सब कुछ इधर ही। लेकिन फिर वही माँ के वर्ड्स याद आ जाते हैं कि बेटा उधर से भागना मत, हम तेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, यदि तू उस जगह पे रहेगा, तो हम तेरे को छुड़ा पाएँगे, यदि तू ही नहीं होगा तो हम किसको छुड़ाएँगे? इसी बीच में फिर आप वापस जहाज़ पे आ गए? वापिस जहाज़ पे, क्योंकि कोई रिश्तेदार होता है, कोई अपने होते हैं, कोई पराए होते हैं, तो मैं अपनी लाइफ़ के लिए और उनको मैं एक चीज़ दिखाने के लिए शिप पे आया कि मैंने जिस चीज़ से मैंने धक्का खाया, मैं उसी चीज़ पे ही आपको या उसी शिपिंग लाइन में एक दिन मैं आपको स्टैंड होके दिखाऊँगा और टच वुड आज अब मैं स्टैंड हो अच्छी गए। कंपनी में सेल कर रहा हूँ। हुँ। और हर कोई कंप्लेन करता है मेरी कंपनी अच्छी नहीं, आज मतलब खाना अच्छा नहीं, लेकिन मैं आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं, कोई बोलता है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, शिप पे हुँ, बहुत सारी हुँ, हुँ, बातें हुँ। होती हैं। मैं आज भी शुकराना करता हूँ ऊपर वाले का कि मैं हर चीज़ से खुश नहीं, आपने वो बुरा दौर देख लिया ना। हूँ। यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो जिस चीज़ को कंप्लेंट करते हैं, ये एग्ज़िस्ट नहीं करती। एक मैं चीज़ यहाँ पे रिलेट करता हूँ, एक ना वो मूवी है कास्टअवे टॉम हैंक्स की। हुँ, उसमें ना उसका वो प्लेन क्रैश हो जाता है और वो लैंड कर जाता है एक आइलैंड पे। और वो जब आइलैंड पे लैंड करता है तो वहाँ पे उसको ना आग जलाने के लिए घंटों लगते हैं, दिन लग जाते हैं। पत्थर रगड़ते, बाँस रगड़ते, उससे वो आग जलाता है। और जब वो वापस आ जाता है, तो वो घर पे आके लाइट ऑन करता है, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो वो महसूस करता है कि ये जो लाइट है, ये जो आग है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में और वहाँ पे कितनी मुश्किल थी, यहाँ पे कितनी ईज़ी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, इनकी कंप्लेंट्स बहुत मटेरियलिस्टिक है जी, और जब बंदा दिक्कत में होता है, तो उसको वो सारी एक जो एक्चुअल चीज़ें हैं, वो पता चलती हैं। आप जितने अपने लोगों की आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा करोगे क्योंकि आपने वो बुरा दौर देख लिया है। एनीवेज़ वी आर मूविंग लिटिल बिट अहेड। मैं पढ़ रहा था एक टाइम पे ऐसा आया कि आपको तैरना नहीं आता था। जी, जिस जहाज़ पे आप थे वो जहाज़ डूब रहा था, सिंक जी, हो रहा था और उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि एक तरफ कुआँ है, दूसरी तरफ खाई है जी, और एक आपके पास फिशिंग ट्रॉलर था आपके जहाज़ के पास। जी। वो वो हमने बताएँ? अपना मूरिंग लाइन उसको दी हुई थी क्योंकि उसका एंकर नहीं था, हम एंकर पे थे। अच्छा, उसको हमने अपनी मूरिंग लाइन देके मतलब ऐसे बाँधा ही हुआ था। बाँध के रखा हुआ था। तो जैसे मैं कुकिंग कर रहा था, जैसे कुकिंग करके ऊपर गए, पायरेट्स ऑन बोर्ड है, जहाज़ डूब रहा है। जहाज डूब रहा है। जैसे कुकिंग करके हम गए, तो शिप पोर्ट साइड हल्का-सा लिस्ट हुआ। टेढ़ा हो गया। जब पोर्ट साइड में हल्का-सा टेढ़ा हुआ, तो हम जैसे नॉर्मल रोलिंग होता है, तो टेढ़ा हुआ तो सीधा हो जाएगा। लेकिन वो उस दिन वापस नहीं आया। 7 जून 2014 की 13 की बात है, वो वापस नहीं आया। अच्छा, थोड़ा-सा और हुआ तो मैं आई थिंक सो नीचे से खाना बना के भी बी डेक पहुँचा था, बाहर से अकोमोडेशन से ब्रिज पे जा रहे थे, खाना पकेगा ब्रिज पे ही खाएँगे। जब बी से सी पहुँचा, थोड़ा-सा और हुआ और कंटेनर गिर गए। पानी में गए। पानी में गए और ऊपर जो ब्रिज पे प्लेटें थी, उनकी आवाज़ चालू हो गई और लकीली पता नहीं सिक्स सेंस बोलो कि क्या, तो उसी दिन मैं दूसरे फ्रेंड को बोला यार लाइफ जैकेट बेटर है कि ब्रिज पे रखनी चाहिए हमें। तो वो 2 लाइफ जैकेट अपने हाथ में लेके अकोमोडेशन के अंदर से जा रहा था, क्योंकि ब्लैकआउट था उस टाइम, अंधेरा था अंदर। तो ज़्यादा को लड़कों को वो बाहर नहीं रहने देते थे। 2-3 यो कुकिंग कर रहे हैं भाई। तो ऐसे लेते-लेते शिप गया, कंटेनर गिरने लगे, तो मैंने बाल्टी अपनी खाने की वही हंडी वहीं पे रखी, मैंने आवाज़ दी कि लाइफ जैकेट दे दे। तो वो मेरे से पहले ऊपर पहुँच चुका था, मैं भाग के गया, उसने एक लाइफ जैकेट मेरे को दी, ईरानियन था बोसन वो, और एक लाइफ जैकेट दूसरे को दे दी। तो जैसे शिप जाने लगा, सारे हफ़रा-दफ़री मच गई, कोई क्रेन पे चढ़ रहा है, कोई इधर की पोर्ट साइड में वो लिस्ट हुआ है, तो नस वह ऐसे ही गिर जाएगा, कैप्साइज़ हो जाएगा। अच्छा, तो जो बोसन था और जो मेरा दोस्त था बांग्लादेशी, राजीव उसका नाम था, ईमान उल इस्लाम,
तो वो बोलता कि चल नीचे को। तो उसके साथ नीचे को गए पोप डेक पे, लेकिन शिप लिस्ट हो चुका है और जो इधर गिर रहा है वो सीधा बल्कहेड में जाके पोर्ट साइड में बज रहा। तो कैसे न कैसे करके पोर्ट साइड पहुंचे पोप डेक पे। तो बांग्लादेशी जो 3-4 थे, उन्होंने 20-20 लीटर के कैन बांधे कमर में और वो कूद गए। तो वो उनको फ्लोट करते रहे, वो स्विम करते उस फिशिंग ट्रॉलर पे चढ़ गए। अब ये भी कूदने लगे, तो रजी बोसन कूदा, राजीव कूदा और एक बांग्लादेशी दोस्त मेरे पीछे था दूसरा, वो बोलता कूद, मैंने कहा नहीं। लेकिन उस टाइम मेरे पास 2 थे, मैं कूदूँगा मैं तब भी मरूँगा, जहाज पे रहूंगा तब भी मरूंगा। जहाज पे रहूँगा तब भी मरूँगा, तो बेटर है कि कूद जाना बेटर है। तो ये सोचने में मेरे को टाइम लग रहा था। 3 सेकंड लग गए एटलीस्ट। हम्म। तो जब मैं 3 सेकंड में सोच रहा, मैं चौथा सेकंड चालू होने इसने धक्का दिया कि कूद, मैं जैसे मैं गिरा और जैसे मेरे मेरे ऊपर ये गिर गया। कई बार आपको धक्का भी बचा देता है। वही। तो इसने भी धक्का दिया और ये जैसे मैं खड़ा हूँ बीच में, ब्लॉक लगाया हुआ हमने रोज सामान खींचने के लिए, रस्सी पकड़ खड़ा हूँ, इसने मेरे को धक्का दिया और पीछे ये, क्योंकि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि ये सी के साइड में रहते हैं कि क्या कैसे डूबता है, कितना वक्त लगता है। और जैसे मैं कूदा ये तो स्विम करके चढ़ गया उस फिशिंग ट्रॉलर में। ट्रॉलर पे। और मैं जो अपना फिशिंग बोट और शिप के बीच में जो मूरिंग लाइन दी थी, वो मूरिंग लाइन पकड़ के मैं शिप के पीछे ही स्टक कर रह गया। और जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे आगे चीफ इंजीनियर भी है बिना लाइफ जैकेट में, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास लाइफ जैकेट थी। अच्छा। इसके करके तो जब मैं जैसे गिरा हूँ तो शिप के स्टर्न में और शिप के नीचे से जो भी पानी आ रहा है वो मेरे ऊपर, तो उस टाइम कुछ कुछ नहीं पता नहीं पता चल नहीं रहा, चल कुछ रहा समझ क्या नहीं हो आ गया। रहा क्या हो रहा है। आज दिन तक नहीं मुझे पता चला, वो मेरे लिए एक सपना बोल सकते हो आप। तो जैसे शिप हुआ, मैंने रस्सी पकड़ी, तो वो फिशिंग ट्रॉलर, वो सी थोड़ा रफ था, फिशिंग ट्रॉलर नाच रहा था। तो फिशिंग ट्रॉलर यदि मैं बोल सकूँ तो ऐसे फिशिंग ट्रॉलर था और ये हमारा शिप था, तो ये इस साइड था। तो जो इस साइड जा रहे थे उन्होंने फ्लोटर इस साइड नहीं डाला था, इस साइड फ्लोटर डाला था। जो भी जंप कर रहे थे वो उसकी, मैं रस्सी पे हूँ, चीफ इंजीनियर बोलता सेव मी अमन, ओके। बट आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू टू स्विम। स्विम। तो मैं उसको कैसे बचाता हूँ, लेकिन बोले कोई डर तो नहीं था, लेकिन कि ये हो क्या गया यही दिमाग में नहीं आ रहा उस था। इंसिडेंट में सब लोग बच गए नहीं, 15 क्रू मेंबर थे जो पाकिस्तान का, मैं बताता हूँ उसका। तो जैसे वो चीफ इंजीनियर कहाँ गया वो मुझे नहीं पता चला। जैसे शिप रोप थी वो स्ट्रेच हुई और मेरे को हल्का सा उसने जंप ऊपर किया उठाया। और गिरा दिया। किस्मत बोल सकता हूँ मैं, जब मैं गिरा तो मैं एक्चुअली शिप मेरे सामने था, पहले शिप मेरे पीछे था तो पानी आ रहा था। तो ऐसे वो जो स्वेल आई वो मेरी लाइफ जैकेट को पुश करते हुए मेरे को ले गई और ये बोट भी होता होता इस साइड आ गया तो फ्लोटर मेरे पीछे आ गया। ओके। उन्होंने फिशिंग हुक फेंका पकड़ने के लिए, नहीं, जब बांस दिया तो एक लड़का गया जिसने रस्सी मेरे हाथ में बांधी, पकड़ के मेरे को फ्लोटर पे डाला। तो फ्लोटर पे जिसने मेरे को धक्का दिया और जो मेरे से पहले बोला कि कूद, वो दोनों फ्लोटर में थे। फिर उन्होंने उठा के मेरे को फिशिंग ट्रॉलर में डाला। तो उस टाइम इधर भी देख रहा हूँ ये रो रहे हैं, उधर भी। तो मतलब उस टाइम भी ऐसा था कि ये सपना है यार, रियलिटी नहीं है। कितना कुछ देख लिया। पायरेट्स देख लिए, सिंकिंग ऑफ शिप देख ली, सर्वाइवल एट सी देख लिया हम 18 साल की उम्र हम में। बोलते हैं कि लाइफ लाइफ एक बहुत बड़ी, बोलते हैं ना जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आप यदि सीखना चाहो या देखना चाहो तो इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन मैं किस्मत बोल सकता हूँ कि मेरे बोलते यार तेरी ऐसी किस्मत थी, मैंने कहा नहीं मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी। हुँ। आज भी मैं थैंक टू गॉड करता हूँ हुँ। कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं जब पे घर वापस अपने पहुंच गया इतना कुछ होने के बाद भी। इस इंसिडेंट में सब लोग बच गए थे। आई एम कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन। फर्स्ट 23 क्रू मेंबर थे हमारे, फिर ऑनर पैसा देने से इनकार कर दिया, पायरेट्स ने पाकिस्तान का पैसा ले लिया, पाकिस्तान ने छोड़ दिए। अच्छा, पाकिस्तानी रिलीज़ कर दिए थे इस जी, टाइम पे। ओके, 6 क्योंकि लोग। कैप्टन ने उनको सजेशन दिया ठीक है, कि हमारा पैसा रेडी है, तुम हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हो? ठीक है। कि तुम हमारा पैसा ले लो और हमें छोड़ दो, हमें क्यों टॉर्चर करो? मालिक पैसा नहीं दे रहा, वो उसकी सिरदर्दी। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का पैसा लेके पाकिस्तानियों को छोड़ दिया और हम फिर ज़ीरो हो गए 2 साल के बाद भी। अच्छा। फिर वहाँ से हम 15 क्रू मेंबर रह गए। ओके। फिर इन्होंने लिया हमें वापस, फिर शिप पे डाला, शिप सिंक हो गया। शिप सिंक होने के बाद जब 15 क्रू मेंबर थे, तो 4 तो जहाज के साथ डूब गए जिन्होंने छलांग नहीं लगाई। कौन-कौन थे वो? चीफ इंजीनियर था जिसने छलांग लगाई बिना लाइफ जैकेट के, वो दूसरी साइड चला गया जिस टाइम फ्लोटर नहीं था। ओके। और जो सेकंड इंजीनियर, नो सेकंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, एक ऑयलर और एक और था। ओके। तो ये जो 4 जन थे, 4 जन ये
डूब गए इसके साथ, शिप के साथ ही। तो फिर आप लोगों को कहाँ रखा? अभी तो आपका जो शिप हाईजैक किया है, वो भी जो नहीं है। शिप हाईजैक जिन्होंने किया था वो बाहर थे, और जो उनके मतलब जो छोटे-मोटे भेड़-बकरी चार वाले, वो उन्होंने ड्यूटी वाले बंदे रखे थे। ठीक है। जो ड्यूटी वाले बंदे थे उनमें से सारे डूब गए, एक बंदा बच गया, वो भी हमारी तरह तैर के उस ट्रॉलर पे पहुँच गया। अच्छा, लेकिन ये एक ही ट्राइब्स के थे। अच्छा, तो इन्होंने बोल दिया हमारे जो बॉस था बाहर कि आपके जहाज डूब गया और आपके बंदे इतने यहाँ पे हैं और आपका एक ही बंदा बचा हुआ है, जो भी बचा था। अच्छा, फिर उन्होंने बोल दिया ठीक है, तो बाहर सेटलमेंट करते हैं, उन्होंने टाइम लगाया। उस टाइम 2-3 अ, पा 1 हफ्ता हम उधर रुके, फिर हमें बोट लेके आए और हमें बाहर ले गए। मतलब ये जब जहाज डूबा है, ये हाईजैक होने के 2 साल बाद डूबा है जी, और आप 2 साल आप लोगों ने पौने 2 साल आप लोगों ने ज़मीन पे गुज़ारे हैं। नहीं, 2010 में हाईजैक हुआ, 2011 में जंगल में लेके गए, फिर 6 महीने में वापस लेके गए, फिर शिप सिंक हो गया, 2013 में फिर ये बाहर लेके आए हमें, फिर अच्छा, 1 साल के बाद 1 साल हम जंगल में रहे, उसके बाद शिप सिंक होने के बाद 1 साल और रैनसम मनी की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं थी। रैनसम मनी कुछ नहीं, ऐसे शिप सिंक हुआ तो मैंने उनको बोल दिया, उस टाइम तो सोमाली लैंग्वेज अच्छी बोल लेता था, फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हम घर पे बात करना चाहते हैं, बेशक आप एक ही ट्राइब्स के हो, तो फिर घर पे फैमिली को बताया, तो शायद फैमिली तक तो पहले ही न्यूज़ पता चल गई थी सैटेलाइट के थ्रू कि एमपीएल वीडियो हैज़ बीन सिंक्ड सो एंड सो, बट ये नहीं था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, तो फिर फिर आपका एस्केप कैसे हुआ यहाँ से? इसके फिर जैसे सिंक हुआ तो उस टाइम यूनाइटेड नेशन का यॉन स्टेट था, तो उसने मेरे साथ बात किया ओके, कि वो बोलता था कि अमन से बात करूँगा, क्योंकि उस टाइम अपना डीजी शिपिंग और अपना चिराग बारी फ्रॉम एनजीओ और ये सारे मतलब एक टीम बन के मतलब इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे। तो मुझे तो उस टाइम इन्होंने बताया नहीं था कि कौन-कौन है पीछे, क्योंकि पता है कि वो टॉर्चर करेंगे, मुँह से निकलवा लेंगे, लेकिन फैमिली इन पे वर्क करे। फिर जॉन स्टेट ने बोला कि फैमिली अच्छी है, ये है, वो है और हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे, आप चिंता मत करिए, हम आपको जल्दी छुड़वा लेंगे वहाँ से। ओके। तो फिर जब जंगल में थे वहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट होती थी? वहाँ पे भी वहाँ टॉर्चर से कर तो जो मतलब पायरेट्स थे वो तो आधे मर गए। तो हाँ, जो जब रैनसम पाकिस्तान का मिला था, जिन्होंने हाईजैक किया था वो पैसे लेके चले गए, इन्वेस्टर रह गए। इन्वेस्टरों को कुछ नहीं दिया इन्होंने, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था 2 साल। अच्छा, फिर हमें इन्वेस्टरों ने टेक ओवर कर लिया। ओके, अब हम इन्वेस्टरों के हाथ में आ गए। ठीक है। तो अब ये कोई पायरेट्स नहीं है जो टॉर्चर करेंगे। ये इन्होंने हमें 6 महीने रखा, क्योंकि अब ऑनर तो है ही नहीं, अभी ऑनर का रोल ही नहीं है। हुँ, हुँ, अब ये बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। तो नेशन पहले हमारे साथ बात कर रहा था कि ठीक है पैसे के रैंसम के लिए, लेकिन उस बंदे को ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, हार्ट अटैक। तो वो बंदा मतलब हॉस्पिटल में था, तो उसने अपना कोलिग्स आगे आया, उसका नाम था रेनाल्डो करके, डेनमार्क का। तो उसके साथ वो आया, तो वो बोलता कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करते हम हैं, रैनसम नहीं देंगे। रैंसम नहीं देंगे। तो ये 2 चीज़ हो गई, पहले आपका कोलिग्स दे रहा था, आप बोल रहे नहीं देगा, तो ये भी गरमा-गर्मी फिर से हो गई। फिर ऐसे देते इनकी डील फाइनल हो गई $900,000 पे। 1 मिलियन से $900,000 20 मिलियन से नहीं, इनिशियल 20 मिलियन उनका था शिप सिंक होने से पहले तक। अच्छा ठीक है, वो डील पहले डील फाइनल हो गई थी $2.85 मिलियन डॉलर से, लेकिन ठीक ओनर दिया ही नहीं। ठीक है। लेकिन जब ये हुआ तो उन्होंने बोला $1 मिलियन दे दो जो भी इन्वेस्टरों को, क्योंकि जिन्होंने शिप पकड़ा था वो पैसा लेके चले गए। हाँ, हाँ, तो जो इन्वेस्टरों ने अपना इन्वेस्ट किया था $1 मिलियन वो दे दो, हम छोड़ देंगे। ठीक है। इनकी डिमांड 2 थी, लास्ट में 1 पे थे, तो 900,000 में हो गया था। लेकिन जिस दिन देना था, तो 13 और 14 आई थिंक सो, मेरे को याद है बैसाखी का दिन था। 10 दिन को इनकी डील खत्म हुई थी और 13-14 को इन्होंने पैसे का कुछ लेन-देन करना था। और रात को कॉल आती है कि जिस बंदे ने कैप्टन था जर्मन का, जिसने पैसा इकट्ठा करना है, तो वो इमिग्रेशन में पैसे की क्लियरेंस नहीं कर पाया और क्या बोलते हैं, उन्होंने पैसा एयरपोर्ट पे पकड़ लिया। अच्छा, उनको बताया, फिर जब मैंने बात की उनके साथ, तो वो बोलते कि जिसने पैसा इकट्ठा किया था $700,000, वो कैप्टन ही पैसा लेके भाग गया। अच्छा। तो मैं मन में सोचूं कि ये 4 साल के बाद भी यदि यूनाइटेड नेशन के, चलो ऑनर तो था ही वैसा पागल, हुँ, हुँ, वो तो छोड़ के चला गया, वो ठीक है। अब तुम इतनी बड़ी एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन इस चीज को हैंडल कर रही है, और जिस कैप्टन ने पैसा इकट्ठा किया वो ही भागे चला गया, तो फिर हम 3 साल के बाद फिर स्टार्टअप जीरो से, हुँ, मतलब उस टाइम टोटली वो हो गया। तो बोलते कि हमारे पास सिर्फ $200,000 है, इनको बोलो लेना है तो ये ले लो, नहीं तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बात वही, क्योंकि जब हमें जंगल से लाया तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, जैसे यूनाइटेड नेशन ने बोला, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर फूड, प्रॉपर मॉस्किटो नेट और खाना-पानी, मतलब सब कुछ अच्छे से।
इन लोगों ने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और पैसे इन्वेस्ट कर दिए इन्वेस्टरों ने। लेकिन उसके बाद फिर उनका यही था कि $200,000, तो वो गुस्सा हो गए, वो बोलेंगे हम अब यूनाइटेड नेशन से भी बात नहीं करेंगे, अच्छा, कि ये भी एक अपना रोल प्ले करता है और ये भी पैसे के लिए हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, ये झूठे हैं। हमने बोल दिया कि आपसे भी बात नहीं करना चाहते, आप क्या अगर क्या भी कॉल ना करिए इन्हें। लेकिन तो उस बाय टाइम दैट टाइम यू आर हैव कम्युनिकेशन विद योर फैमिली एंड यूएन, राइट? वो कभी-कभार हमें कॉल करने के लिए देते थे, लेकिन उसी टाइम देते थे जब टॉर्चर करने के लिए लेके जाते थे। जैसे 1 हफ्ते में 1 बार टॉर्चर तो उनका मतलब था ही, हफ्ते 15 दिन में। अच्छा, टॉर्चर करेंगे तो फिर उसके बाद लेके आएँगे। जब ये डील ख कैंसल की उन्होंने कि नहीं देंगे, तो फिर जो अपने इन्वेस्टर थे उन्होंने कॉल किया कि जिन्होंने शिप पकड़ा था कि हमें पैसे चाहिए जैसे मर्ज़ी निकलवाओ। फिर उस टाइम मतलब ज़्यादा टॉर्चर तो उस टाइम चालू किया इन्होंने। अच्छा, फिर हमें जंगल में ले गए, जैसे ये 3 नील पुल कर दिए थे उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, एक ये और एक ये। अच्छा। तो वो पहले टॉर्चर कर लिया, फिर कैसे पुल किए, जब गन का बट मारा वो नहीं पता, लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो मतलब पूरे बैक में ब्रूस थे और जैसे नेल भी निकाले थे। तो उस टाइम ये था कि मतलब उन्होंने बिठाया हमें, नवंबर की ये अप्रैल की ये बात है, तो मई में आई थिंक सो। तो बिठाया उन्होंने, तो उस टाइम फिर सेकंड इन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, पहले उसको टॉर्चर किया, फिर दोनों को लेके गए थे जंगल में। फिर मेरे को तो मतलब ऐसे सामने बिठा के मतलब AK-47, मतलब बोलते हैं कि 2 इंच का आई थिंक सो बहुत गैप होता होगा। और जैसे लोड करके जैसे जब शूट किया तो यहाँ से गोल गया, तो उस टाइम मतलब छोड़ दी थी होप, होप क्या मतलब उस टाइम तो मैं मतलब भगवान का नाम ले रहा था कि मतलब आज आखिरी ही दिन है। फिर वहाँ से फाइनली निकालने में मदद फिर किसने की? फाइनली मतलब जो बैकबोन बोल सकता हूँ, जो मैं समझा आज दिन तक जो था, क्योंकि फैमिली तो मेरे को बताती नहीं थी। तो जो सारा इनिशिएटिव था तो पहला तो दूँगा मैं अपने डैड को, हुँ, हुँ। कि जिन्होंने सबके दरवाजे खटखटाए। हुँ, हुँ। और दूसरा मैं क्रेडिट दूँगा मिस्टर चिराग बारी को, हुँ। कि जिन्होंने सही वक़्त पे और प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म तक फैमिली को पहुँचाया। जैसे-कैसे कि डीजी शिपिंग तक घरवाले नहीं पहुँच सकते थे। यूनियन पता है लेकिन अंदर कोई बात नहीं करता। आज भी आप चले जाओ किसी भी यूनियन में, नहीं करते। लेकिन जैसे फैमिली को चिराग बारी ने बताया कि आप इधर आओ, इनके साथ मीटिंग है, आप इधर आओ। तो इवन चिराग सर ने फैमिली को अपना चंडीगढ़ से टिकट देके पहुँचाया मुंबई फ्लाइट से, मॉम डैड को। उधर मीटिंग करवाया डीजी शिपिंग से, यूनियन से और जो भी अपना शिपिंग इंडस्ट्री के हेड हैं, उनके साथ। एक्चुअली ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अपनी लाइफ़ में कि जो हमारे घर वाले हैं ना, या तो हम उनको बताते नहीं हैं या वो खुद से भी कुछ पता नहीं करते। ये आज भी है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं कि हमें नहीं पता चला कि हमारा बच्चा कौन से जहाज़ पे है, 4 दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया। नहीं, वो बच्चों की गलती है कि जो अपने घर पे नहीं बताते। इवन आज मैं अच्छी कंपनी में मर्स लाइन में भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तो मेरी फर्स्ट ये रहती है कि मैं अपने मॉम, डैड और इवन अपनी वाइफ को बताता हूँ कि मैं मर्स्क हरेरा जॉइन कर रहा हूँ ये शिप जॉइन कर रहा हूँ मैं। और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। जॉइनिंग करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर की मेरे पास घर पे कॉपी रहती है सही है। कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है और ये मेरी कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। हो सकता है कि ऐसा ना कि कुछ ऐसा ही हो, लेकिन हो सकता है कभी वीसाइट हाँ, बंद हो हाँ। जाए, इंटरनेट बंद हो जाए हुँ, 2, हुँ। 4, 10 दिन के लिए, हुँ, तो डू नॉट बी पैनिक, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन these नंबर्स हुँ। एंड यू विल गेट ए अच्छा, मैं क्लैरिफिकेशन। पढ़ रहा था वो जब फाइनली आप लोग वहाँ पे तो कुछ पिल्स डाली इनके खाने में, जो वो लास्ट दिन था, पायरेट्स के। लेकिन इसके पीछे एक मैं छोटी-सी बात करना चाहूँगा, वो एक ना काद खाते थे घास, अच्छा, उसके साथ वो मतलब हाई रहते थे ठीक है। ड्रग्स में, उसमें शायद कोडिंग पाई जाती है। अच्छा, तो वो खाते थे, तो उनके बाद ना वो मतलब चाहे छोटी-सी आवाज़ आ रही, थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है, तो वो मतलब वो समझ सकते थे कि आवाज़ है यहाँ पे। तो मैंने फिर उसको सजेशन दिया कि 2 लाख डॉलर है, तो ये ले लो। तो पहले तो उसने मेरे को मतलब थप्पड़ मारा, टॉर्चर किया कि ये कैसे ले सकते हैं हम, ये जो वो है, कमांडर था जो उनका। कमांडर था। लेकिन लास्ट में 5 दिन के बाद वही बंदा वापस आया, आस्ते से बोलता है कि ये कैसे ले सकते हैं, अच्छा, $2 लाख। 2 लाख डॉलर। वो बंदा कौन था जिसने शिप पकड़ा हुआ था, जिसने पाकिस्तान का भी पैसा खाया हुआ था। अच्छा, हाँ जी, तो मैंने बोला दिलवा देंगे जो बात कर रहा है उसके थ्रू।
क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन बात नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशन ने भी एक मीडिएटर भेजा, उसका नाम नेसन था, ओके, नेस्ले, नेस्ले या नेसन, नेस्ले। तो उसके साथ बात होती थी हमारी, तो मैंने उसको बोला कि तू मत आया, अगर बाकी सारे तेरे पे शक करते हैं तो ऐसा कर, छोटा फ़ोन दे जाना। तो पहले बोलता नहीं, नहीं, 2 दिन के बाद एक छोटा-सा फ़ोन दे गया, उधर नहीं आया तो जो भी शाम की बातचीत थी तो मैं फ़ोन पे उसको बता देता था। अच्छा। तो उसने फिर रिचार्ज कर दिया, तो मैंने सारे क्रू को पहले कॉल करने के लिए घर पे बात दिया कि अपने-अपने घर पे बोल दो कि हम लोग सही हैं हुँ, हुँ। और आप अपने कुछ, तो फिर उस टाइम मेरे को मम्मी ने बताया था कि चिराग बारी हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन बेटा किसी को बताना मत और तू भी चिंता मत करना, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तेरे को वहाँ से छुड़ा लाएँगे। अच्छा, हाँ जी, तो इतना सा छोटा-सा क्लू मेरे को उस टाइम मिला था, साढ़े 3 साल के बाद। ठीक है। तो ये जो स्लीपिंग पिल्स है, ये उसी दिन रात को डाली जब फ़ोन दिया? जब मैं बता देता था कि आ जा, तो फिर उनके साथ उन्होंने पहले स्लीपिंग पिल एक बार ट्रायल करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। जब दूसरी बार देखे गया तो फिर वो घास वाली गाड़ी पीछे से ही रोक दी, उनको घास नहीं आया। जब अच्छा, घास नहीं आया तो ये बहुत ज़्यादा खाना खाते। अच्छा, तो जब खाना खाएँगे तो एक बंदा 2-2 3-3 बार खाएगा, तो उस टाइम स्लीपिंग पिल उनको, फिर जब घास नहीं आया तो उनको नींद भी बहुत होती है। अच्छा, क्योंकि 48 घंटे सोते नहीं, ये घास खाते रहेंगे तो। अच्छा, तो जब सोएँगे तो फिर 48 घंटे उठ ही नहीं रहे ये लोग। अच्छा, तो ये हालत थी, तो एक बंदा ड्यूटी कर रहा, वैसे वो स्लीपिंग पिल भी दे के गया विंडो से, और ये भी, तो उसका प्लान था फिर इसको शायद ये इधर से चला गया, तो उसको गवर्नमेंट जो पैसे का अरेंज करे तो उसको उधर बुला लिया था पैसे देने के लिए, तो बाकी कम्युनिकेशन सारा फ़ोन पे ही था। तो स्लीपिंग पिल डाली, इनको दी और रात को हमने खुद खाना नहीं खाया, जो हमने थोड़ा-सा खाना बनाया था वो इनको ही दे दिया हमने, वो मेडिसिन स्लीपिंग पिल डाल के। लेकिन हमें ऑप्शन नहीं था, उन्होंने बोला था हमारे आपको $200,000 ही है, इसमें ही करना पड़ेगा। तो मैंने उस लेस्ले को बोला कि हम इस लोकेशन में हैं, अटैक करके ले जाओ। तो मेरे को एक ही रिप्लाई दिया उसने, "यू आर नॉट अ यूरोपियन, यू आर एशियन एंड योर गवर्नमेंट डज़न्ट केयर अबाउट यू।" मैंने कहा, "वन साइड यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस एंड अदर साइड यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशन।" बोला, "दैट्स अ फैक्ट।" मैंने बोला, "ओके।" क्या बोल सकते हैं, इसके ज़्यादा फिर वर्ड्स नहीं थे ना। तो ये हुआ, और रात को फिर जो पीछे एक छोटी-सी विंडो थी, हमने उसमें देखा तो जो 12 बजे राउंड पे आता है तो वो चेक करता है कि कुछ खुला-टूटा नहीं, वो गिन के गया रात को, सारे दरवाजे उसने बंद कर दिया। फिर हमने आस्ते से वो विंडो की लकड़ी थी, वो दिन में ही काट के अरेंज की थी, वो निकाली। एक बंदा बाहर गया, फिर आस्ते-आस्ते जैसे लकड़ी को बाहर निकालते 2-2 बंदे निकाल के थे, क्रॉल करके गए। फिर उसने बोला था कि 3:30 बजे गाड़ी मिलेगी, क्योंकि ये मेरे को जब यूनाइटेड नेशन ने पैसा दिया था तो मुझे ये मार्केट ले गए थे, तो मैंने एटलीस्ट स्टेप भी मार्क करके रखी गई थी। 98 स्टेप के बाद राइट साइड में शॉप है और 94 स्टेप के बाद लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है, वो टावर के पास जाएगा। अच्छा, कि किसी दिन भागना होगा तो इधर से भाग जाऊँगा। जी, लेकिन जब शूट गए तो उस टाइम शूट नहीं गए, मतलब इसी टाइम शूटने के दौरान ही इतना इनका मतलब वो था कि शूट भी जाते तो दूसरी ट्राइब वाला पकड़ लेता, तो वो फिर आपको स्टार्टअप करता ज़ीरो से ही। अच्छा, जाएँगे भी कहाँ पे, यदि उनके पास हो तो आप सेफ, अच्छा, ये चीज़ है। तो रात को फिर उसका फ़ोन आया कि ठीक है, वो बंदा जो ड्यूटी पे है वो बाहर बिज़ी है और आप ऐसा करो कि निकलो। तो निकले, तो हम मैं तो सोच रहा था वो बंदा बाहर ही होगा, लेकिन वो बाद में पता चला वो तो उधर कहीं बैठा हुआ, उसने जो गाड़ी वाला भेजा हुआ कोई। अच्छा, कोई और बंदा पिक करने के जी, लिए आया। जैसे हम निकले अंदर से, क्रॉल करते-करते इधर से निकले, वो बंदा जैसे ये घर है, घर के सामने ड्यूटी कर रहा है, हम पीछे से भागे। लेकिन पीछे से उधर भी दूसरे फिशिंग बोट वाले बंदे हाईजैक थे, वो भी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन हम 3:30 बजे रात को भागे, और आगे वो बंदा था, तो वो बंदा देख के मैं तो चुप हो गया, और बाकी बंदे भाग रहे हैं। तो उसने मेरा नाम लिया, अमन। मैंने कहा हाँ, तो मैं सोमाली की लैंग्वेज में उसके साथ बात किया, बोलता और या सुबह, मतलब गाड़ी चल में था। जल्दी। हुँ, तो फिर हम भागे, वो भी भागा, और टावर के पास उसकी गाड़ी थी, टावर के पास गाड़ी में बैठे, और 11 बंदे एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ के चला। तो क्या होता है, उनका एक ना दायरा होता है, ये उनका कबीले का एरिया, वो यहाँ तक ही छोड़ेगा, ये दूसरा उन दूसरे कबीले में जा रहा है, ये अंदर नहीं गया, इधर उतार दिया, बोलता दूसरे बंदे आएँगे लेने के लिए। लेकिन यकीन हो गया था कि अभी फ्री हो गए हैं जब गाड़ी में नहीं, बैठे? नहीं, अभी तक उनकी ज़मीन पे, जब तक उनकी ज़मीन पे तब तक यकीन नहीं था कि अब छूट गए। अच्छा, अब डर था कि अब गोली बजेगी कि अब बजेगी। लेकिन बोलता, उसने मेरे को बोला था, तो मैंने कहा हम भाग जाएँ, आप अटैक तो कर नहीं सकते। बोलता, "यू आर ऑन दैट प्लेस, यू नो बेटर देन मी।" अच्छा, तो मतलब इनडायरेक्टली उसने बोल दिया कि यदि भाग सकते हो तो ज़रूरत तुम देख लो। हाँ, तो हमने यही रास्ता चुना, फिर यहाँ पे तो अगले बंदे आए, तो मैं बात कर रहा था। अब मैंने उनको बोला फिर यूनाइटेड नेशन को कि हम भाग गए हैं। फिर तो मैंने जो जॉन था उसके साथ डायरेक्ट बात किया कि हम भाग गए हैं, और जो भी आपका आगे लेने वाले बंदे हैं उनको बोलो कि ले जाओ आके। ठीक है। तो आगे चलते गए वो बंदे लाइट मशीन गन अपने सामान लेके आ रहे थे, AK-47, और उनके साथ ही फिर जो फ़ोन पे कम्युनिकेशन हुआ वो ले गए। बाद में उनको पता चल गया हम भाग के आए हैं, उन्होंने अपने पास होस्टेज कर लिया हमें।
अच्छा, क्यों हमारी $5,000 के साथ बात हुई है, जो आगे गवर्नमेंट है, हमें 10,000 चाहिए कि हम नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं फ़ोन किया, मैंने कहा ये ऐसा बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे को मारा थप्पड़, फ़ोन भी ले लिया। और लास्ट में फिर इन्होंने बात किया तो जो गवर्नमेंट वाले बंदे थे, इनको $10,000 की 8,000 से जो भी इनकी नेगोशिएट करके डील हुई, उधर जंगल में ही रोक दी थी गाड़ियाँ इन्होंने। तो फिर वो हमें लेके गए, जब उधर होटल में लेके गए, रात को हमें अच्छा खाना पानी दिया। अर्ली मॉर्निंग उन्होंने ड्रेस वगैरह कपड़े सबके लिए ऑर्डर किए। तो उधर फिर यूनाइटेड नेशन का कोई आया बंदा, तो उधर फिर कॉल दिया करने के लिए हमें घर पे। तो घर पे कॉल किया कि हम उधर से छूट गए हैं, लेकिन अभी हम इस होटल में हैं, बाकी कल बात करेंगे। जैसे अगले दिन फिर वहाँ से छूट के सुबह-सुबह एयरपोर्ट एयरपोर्ट मतलब वो वैसे ही खेत में एयरपोर्ट बनाया हुआ उन्होंने, यूनाइटेड नेशन का प्लेन लैंड हुआ, तब थोड़ी-सी 10% होप हुई कि कि शायद वापस घर जा रहे वापस घर हैं। जा रहे हैं। तो जैसे जॉन उतरा तो फिर पहले वो ढूँढ रहा था कि हू इज़ अमन कुमार, तो वो मेरे से मिला। तो उसने बोला डोंट बी वरी, वी आर हियर, वी विल टेक यू सून फ्रॉम हियर। तो ऐसे बातचीत चलती गई और वो सबके साथ मिला। जब प्लेन में बैठ गए थे तो फिर थोड़ी-सी उम्मीद हुई, और जब जैसे टेक ऑफ किया तो तब पूरा यकीन हुआ कि अब हम जा रहे हैं, जा घर रहे जा हैं रहे हैं। अपने घर। जैसे फिर हम एक जगह केन्या में उतरे, वहाँ पे वीज़े का प्रोसेस हुआ, और जब केन्या मेन एयरपोर्ट पे उतरे तो इंडिया का नेवी का चीफ एडवाइज़र और काउंसलर और जो भी थे हाई अथॉरिटी के बंदे आए हुए थे। तो उधर वहाँ पे फुल सपोर्ट मिला, फिर वहाँ पे होटल वगैरह में रखा। फिर जैसे जो भी सर्जन वगैरह थे, उनके साथ हमारा जिसने जॉन स्ट्रीट का ओपन हार्ट सर्जरी की थी, वो पंजाब से था। अच्छा, वो तो मतलब उस टाइम मेरे लिए तो बहुत वो था कि मतलब मैं थैंक्स टू गॉड था उस टाइम। और मैं उसके अलावा क्या वर्ड्स बोलूँ कि पहले चीज़ कि जिन्होंने भी, चाहे रिश्तेदार था, चाहे इंडियन गवर्नमेंट्स थी या हाई अथॉरिटीज़ थी, जिन्होंने भी मेरे लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया और इतना मेरे को फैमिली फ्रेंड्स ने जिन्होंने भी मतलब हेल्प की छुड़ाने के लिए, उनका सबका थैंक्स। और जो अभी मतलब घर पे आके तो कभी थोड़े दिन तो ऐसा भी चला, वहाँ पे फिर जो भी एड्रेस सब खरीदा और नेक्स्ट डे इन्होंने पासपोर्ट वगैरह का काम करवाया। तो जो वो नितिन करके थे, उन्होंने फिर अपने घर पे लेके गए जिस दिन मेरी तीसरे दिन फ्लाइट की, तो उनके घर पे फिर उनकी वाइफ़ ने खाना बनाया, मैंने ब्रेकफ़ास्ट उनके घर पे किया। वो मेरे को प्लेन तक छोड़ के टिकट्स दे के जब फिर यहाँ पे आके लैंड हुए तो घर वाले तो कि एकदम देख के हाँ, इमोशनल सारे। बहुत ज़्यादा। तो मुंबई में लैंड हुआ था मैं, फ्राइडे की नाइट थी और 11 तारीख थी जून की। और जो भी अपना इंडियन कस्टम अथॉरिटीज़ जो भी थी, तो वो मेरे को रिसीव करने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। और इसमें मेन रोल था अमर सिंह ठाकुर का, उस टाइम वो एमयूआई के प्रेज़िडेंट प्रेस सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी थे। तो वो भी मेरी फैमिली के साथ मतलब आज भी हमारा एक फैमिली जैसा रिश्ता है उनके साथ। वो उस टाइम भी वहाँ पे आए हुए थे मेरे मॉम-डैड के साथ, मेरे को मतलब रिसीव करने के लिए। तो ये एक ट्रू इवेंट है एक्चुअली। हाँ, ये और और जब इसमें से बहुत सारी लर्निंग ऐसी है जो हमें किसी बुक में नहीं मिलेगी नहीं बुक में भी नहीं मिलेगी, ये तो मतलब और एक शायद कभी सुनाई भी ना दे ऐसी सुनाई दोबारा भी ना दे और और किसी सुनाई के साथ देनी भी नहीं हो भी चाहिए। ना। हाँ। और जैसे पहुँचा तो पहले तो मैं डैड के साथ मिला, हुँ, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब उनकी इमोशंस तो आप समझ ही सकते हो बाकी। और हुँ, फिर मैं माँ के साथ मिला तो एक ही बात माँ पूछती कि बेटा तू ठीक है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो वो वर्ड्स मतलब और फिर मैंने माँ को मतलब आज दिन तक इनको उस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि क्या हुआ। और टच वुड उन्होंने भी नहीं मेरे से पूछा कि क्या हुआ था, क्योंकि वो अपना रोल मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने क्या रोल निभाया और मैंने क्या निभाया। तो उस चीज़ से फिर जैसे घर आए तो घर पे मतलब बहुत सारी चीज़ें और लगने लगी स्टार्टिंग में। जैसे फिर मैं मुंबई गया, अगले दिन डायरेक्टर जनरल जो थे अपने डीजीसीपी दीपक सेठी सर, वो मिलने आए। चिराग सर थे और जो भी कैप्टन 2-3 कैप्टन थे उस टाइम मिलने आए। सभी ने मतलब वेलकम किया। उसके बाद फिर सीफेयर डे था मुंबई में, वहाँ पे मेरे को मतलब ब्रेवरी अवार्ड दिया। नितिन गडकरी सर आए थे, मूसी ने भी काफ़ी हेल्प की। तो इसी के दौरान मिस्टर अपना चिराग सर ने मेरी फैमिली का, मेरे को वो बाद में पता चला, मेरे डैड को जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने उसका भी ट्रीटमेंट करवाया और सिस्टर की स्टडी का भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और जो भी मतलब घर
घर के लिए जो चाहिए डे होता रूटीन है, का जो भी जो भी है वो चिराग सर ने बहुत हेल्प की। तो मतलब आज भी मैं बोलता हूँ तो सैल्यूट ऑन चिराग सर। ये अच्छे लोग हर जगह हैं और कुछ लोग तो हैं फिर जो जैसे मैं घर पहुँचा फिर नेक्स्ट डे की फ्लाइट्स थी हमारी घर की, तो फिर घर पहुँचे तो घर पे तो कुछ अलग ही जश्न था। हुँ, हुँ। तो हर तरफ मतलब खुशी की लहर थी। तो मतलब पिताजी और मेरी मदर तो मुंबई आए हुए थे, तो मेरे घर पे मतलब ताया जी और जैसे कज़न वगैरह हैं, तो इन्होंने सारा मतलब अरेंजमेंट पूरे गाँव को मतलब दावत खाना 2-3 दिन तक प्रोग्राम चला। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करनी चाहता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद आपने वापस फिर से शिप जॉइन किया। शिप जॉइन मैंने इसलिए किया क्योंकि आजकल यदि चिराग सर से मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि मैं 1 साल घर पे रुका, मैं देख रहा था कि जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत कम है इंडिया में और अपने हिमाचल में ख़ास करके। और दूसरा फिर आप जिद समझ सकते हो कि जिस चीज़ पे मैंने अब इससे बुरा क्या देखना बच गया? जो जितना एक दिन एक रोटी के साथ भी किया और जिस दिन रोटी नहीं मिली उस दिन जो सोमालिया का जो चीफ कुक था, जिस दिन हमें टॉर्चर कर रहे थे, वो कान में आके बोलता है कि जब तू नीचे टॉयलेट करने जाएगा तो इस कोने में तेरे को कटोरी में मैंने चावल रखे हैं, तू खा लेना चोरी से। तो इससे खराब दिन तो आने से आ रहे नहीं। नहीं आ सकते, है हुँ, ना? हुँ। तो फिर मैंने चिराग सर को बोला कि 1 साल के बाद तो पूछते क्या करेगा? मैंने कहा मैं शिपिंग ही जॉइन करूँगा। मैंने ट्राई किया वैसे लैंड जॉब के लिए भी, लेकिन कहीं पे काम नहीं बना। तो फिर आपको पता है कि बातें इधर से भी सुनने को मिली, उधर से भी कि अब तो डैड की पेंशन पे पलेगा। तो फिर मैंने एक अपने दिल में ठान लिया कि नहीं, मैं इसी लाइन में स्टैंड अप होऊँगा और मैं स्ट्रगल जो भी होगा मैं करूँगा। इससे ज़्यादा भी होगा तभी मैं फेस करूँगा और मैं इसी लाइन में अपनी में मैं एक दिन खड़ा होके दिखाऊँगा। तो मैं यंग जनरेशन के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि जो भी शिपिंग लाइन जॉइन करता है, नेवर गिव्स अप। इंसान की लाइफ में अप डाउन चला रहता है, नेवर गिव्स अप और होपफुल रहो। वक़्त सबका आता है, आज बुरा है, कल अच्छा आएगा सही है। और पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैंने अपनी माँ से सीखी, आज भी और मैंने इसलिए एक चीज़ और जैसे मैं आज कुछ भी मेरे को कठिनाई आए या मुसीबत आए, तो मैं उस चीज़ को मैं मुसीबत के तरीके से लेता ही नहीं। सोमालिया में थी इतनी परेशानी में किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर सकता था और आज मैं वही चीज़ अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करके मैं उस चीज़ को एज़ ए सॉल्व करके सिंपल तरीके से उसको मैं निपटा देता हूँ। सही। और आज जॉब भी करते हैं, कभी शिप पे एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बोला काम शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सही। सो दोस्तों ये आज का हमारा पॉडकास्ट था अमन शर्मा के साथ। इनका स्लोगन है नेवर गिव्स अप और ये रियलिटी है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आप कामयाब हो। एज़ ही सेड कि बहुत बुरे दिन देखे, इससे बुरे दिन नहीं आ सकते और ये मेरा पैशन है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और उन्होंने किया। I will appeal you all, whatever is your passion, keep continue with that. There will be a many hurdles you can't imagine, but if it's your passion, you will achieve it. Thank you for watching this one, and this is a true story. If you like us, then please subscribe us and follow us. Thank you very much.